गुड इवनिंग एवरीवन। जब तक बाकी के स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं तब तक हम अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट और सर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अ, आयुर्वेदा ओपीडी हम कैसे सेट कर पाए। क्योंकि हमें तो पेशेंट कैसे देखना है ये पता है, लेकिन जब क्लिनिक की प्लानिंग की बात आती है या ओपीडी सेटअप या आईपीडी सेटअप, हमें मल्टी स्पेशलिटी या आयुर्वेदा हॉस्पिटल अगर सेट करना है, इसकी बात जब आती है तो हमें कोई अच्छा विजन देने वाला वैद्य का मार्गदर्शन चाहिए होता है। और डॉक्टर नीलेश लोंढे सर के अलावा, मतलब आई डोंट थिंक सो ही इज द बेस्ट वन हु कैन गिव अस अ गुड विजन फॉर दिस सब्जेक्ट। तो हम डॉक्टर नीलेश लोंढे सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आज के हमारे लेक्चर में एक प्रॉपर विजन हमें दे पाए, ताकि हम हमारा आयुर्वेदा ओपीडी और आईपीडी सेटअप अच्छे से कर पाए। इसके अलावा जो लीगल रजिस्ट्रेशंस के लिए जो भी चीजें लगती है तो उसके बारे में भी मार्गदर्शन करे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो हमारे लिए, हमारे हॉस्पिटल में या हमारे ओपीडी में क्या इक्विपमेंट्स जरूरी है, कौन से मेडिसिन हमें रखने चाहिए, उसको कैसे प्लानिंग में उसके स्टैंडर्ड्स कैसे हमें मेंटेन करने चाहिए, ताकि वो पेशेंट को भी लाइक फायदेमंद हो, और हमारा जो हॉस्पिटल का रेप्यूटेशन है स्टा वो भी हमारा बरकरार रहे। क्योंकि मेडिसिन की क्वालिटी ही हमारे पेशेंट्स को ठीक कर सकती है। तो मेडिसिन की क्वालिटी के बारे में भी आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। इसके अलावा जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट का पार्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, और स्टाफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग कैसे करने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट तक कैसे पहुंचना है। तो इन सब के बारे में अगर आप हमें मार्गदर्शन कर पाए, क्योंकि आपका खुद का हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रीडेटेड मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदा हॉस्पिटल है। आई थिंक 2000 स्क्वायर फीट में आपने ये स्टार्ट किया था, और अभी आपने एक्सपांड भी किया है इसे। और हमने देखा है कि आप 100 से ज्यादा पेशेंट्स ओपीडी में देखते हो। आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छा है। आपका स्टाफ के जो आप मैनेजमेंट करते हो वो भी बहुत अच्छा है। मेडिसिन डिपार्टमेंट भी हमने देखा है। तो जो आप आपके हॉस्पिटल में करते हो, अगर वैसे ही हमें आज आप मार्गदर्शन करोगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा सर। श्योर। यही उद्दिष्ट है कि हमें जो पता है वो दूसरे को बताना, ताकि अपना अल्टीमेट एम है कि आयुर्वेदा को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लाना। उसी के साथ साथ अपना एम है कि हमारे आयुर्वेदा फैटर्निटी को जो लोग अच्छी तरह से एक्सप्लोर होना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे, उनमें क्वालिटी है, ताकत है, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको सही दिशा नहीं मिल रही। आज का लेक्चर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज का लेक्चर आपकी लाइफ बदल देने वाला है। तो आप सब गौर से सुनना, हर एक छोटी छोटी चीजों के बारे में सुनना, समझना, और उसी के ऊपर हमेशा सोचते रहना, चिंतन करते रहना। तो आज का लेक्चर्स बिगिनर्स को भी है, एक्सपांशंस वालों की भी है, और हर एक को है, जो अभी मतलब जूनियर भी है, जो भी जिनका कुछ भी नहीं, लेकिन वो एम किस तरीके से रख सकते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको सही तरीके से बताने वाला हूँ, सही तरीके से समझाने वाला हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तीन चीजें अपने पास होनी चाहिए। एक है कनेक्टिविटी, लोगों को पता होना चाहिए कि आप आयुर्वेद डॉक्टर हो। दूसरा सर्विस, जिनको पता है आयुर्वेद डॉक्टर आप हो, ट्रीटमेंट कराते हैं, जब आपके पास वो आएंगे तो उनको आपके यहाँ पे अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। प्रॉपर रिसेप्शन हो, प्रॉपर उसका उनका केस पेपर हो प्रॉपर। जैसे हम मल्टी कारपोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर हम कॉरपोरेट क्लिनिक में जाते हैं, उस तरीके का बिहेवियर, उस तरीके का माहौल हमारे पास होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट। आपने बहुत बढ़िया माहौल बना दिया, बहुत अच्छी तरह से आपकी कनेक्टिविटी भी है, और आपके दवा को रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो ये आज आप सबको समझ लेना है कि किस तरीके से ये तीनों चीजों के ऊपर हमें जाना है, समझना है, और किस तरीके से हमने आज तक काम किया है। वही मैं ज्यादा से ज्यादा आप सबके सामने रखने वाला हूं, ताकि आप सब लोगों को अच्छी तरह से ये ज्ञात हो। चलो चलते हैं, आज का सफर शुरू करते हैं। धन्वंतरी जी की पूजा करके आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। आदरणीय गुरुवर्य वैद्य प्रशी पवार सर, वैद्य त्रिलोक धोपेश्वरकर सर, वैद्य संतोष सूर्यवंशी सर, आदरणीय राजवैद्य समीर जमदग्नि सर, वैद्य रामदास आव्हाड सर, वैद्य कुलकर्णी सर और वैद्य राजेंद्र कदम सर, इन सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स, जिसके वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, उसी को भी तहे दिल से नमन। मेरा स्टाफ ही मेरी स्ट्रेंथ है। आज तक इस सब स्टाफ के सपोर्ट के वजह से मैं काफी चीजें कर पा रहा हूँ, इसीलिए मेरे स्टाफ को सबको तहे दिल से नमन। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स, जनरली ये हमारा मास्टर कोर्स का 53 लेक्चर्स है। हमने सोचा कि सिर्फ मास्टर कोर्स के लोगों को बताने से अच्छा हम सब लोगों को बताए कि किस तरीके से ये मैनेजमेंट करनी है, सेटअप कैसा करना है, ताकि हमारे बाकी जो वैद्य मित्र है उनको भी इसका फायदा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ जाए, ताकि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक लेवल से कंसल्टिंग कर सके, प्रॉपरली सेटअप कर सके और उनको जो भी दिक्कतें आए उसको सॉल्व करके आगे जा सके। आयुर्वेद का ज्ञान तो हमें अभी मास्टर वाले लोगों के लिए मैं ये थोड़ा सा बताता हूँ। अभी हमारे 52 लेक्चर जो हुए हैं उसमें आपने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू करने का आत्मविश्वास नहीं हो पा रहा। आयुर्वेद बोले तो बहुत सारे लोग, अगर 50 की बैच रहेगी तो 40 लोग आयुर्वेद से भागते फिरते हैं। लेकिन मैं खुद की स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब 2010 में मैंने ये शुरू किया तो 4.5 लाख का लोन लेके शुरू किया हुआ क्लिनिक का स्टार्टअप आज अराउंड 15 बेड में ये कन्वर्ट हुआ है, और प्लानिंग में 50 बेड की जो जगह है वो भी खरीदी है, वो भी सिर्फ आयुर्वेद के ऊपर। इसीलिए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ है, उसमें से अर्थ ये जो पुरुषार्थ है वो आयुर्वेद से 101% मिलता है। दूसरा काम, मतलब हम जब जो भी करते हैं उससे हमें खुशी होती है। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो जितनी खुशी होती है वो किसी से नहीं होती है। धर्म मतलब हमारा आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद सीखने के बाद आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करना, ये हमारा धर्म है। और मोक्ष मतलब ये सब करने के बाद आपको जो सुखीन की जिंदगी मिलने वाली है उसे मोक्ष कहा सकते हैं, या आपके आयुर्वेद प्रैक्टिस से रुग्णों को उनकी व्याधि से मोक्ष पाना, उनकी बीमारी से मोक्ष पाना, ये भी एक टाइप का मोक्ष ही है। हमें डर किस चीज का है? तो सबसे बड़ा डर होता है कि हमें आयुर्वेद प्रैक्टिस से पैसा नहीं मिलता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। इसलिए वो फिर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं या और कुछ करते हैं। लेकिन मैंने खुद का ही एग्जाम्पल दे दिया
कि पुणे जैसे सिटी में ये 50 बेड के लिए जो भी 6,000 स्क्वायर फुट जो जगह लगती है, यहाँ पे अराउंड 80 to 90 lakhs पर 1,000 स्क्वायर फीट ऐसी इसकी यहाँ पे कॉस्ट है। ऐसी जगह पे भी इतना 6,000 स्क्वायर फीट की जगह लेना पॉसिबल है ड्यू टू आयुर्वेदा ओनली। इसका मतलब आयुर्वेदा से पैसा 101% मिलता है। दूसरा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि गांव में आयुर्वेद प्रैक्टिस चलेगी क्या। मेरे वैद्य मित्र है विशाल मोहिते सर, या मेरे गुरुवर्य है रामदास आव्हाड सर, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि गांव में भी प्रैक्टिस चलती है। आज मेरे वैद्य मित्र विशाल मोहिते सर, इनका 50 बेड का आयुर्वेदा का हॉस्पिटल, जिसके गांव की पॉपुलेशन सिर्फ 20,000 है। तो ये भी पॉसिबल है, 20,000 के पॉपुलेशन में 20,000 स्क्वायर फीट का आयुर्वेदा हॉस्पिटल खड़ा करना ये संभव है। इसीलिए गांव में प्रैक्टिस चलेगी क्या, ये पहले दिमाग से निकाल दो। आप कितना डिवोटेडली काम करते हो, आप कितना कनेक्टिविटी रिजल्ट उनको देते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग कहाँ से भी कहाँ पे भी चले जाते हैं, आते हैं, आप सब देख रहे होंगे। इसलिए गांव में आयुर्वेद प्रैक्टिस चलेगी क्या, ये दिमाग से निकाल दो। सिर्फ आप कनेक्टिविटी, सर्विस और रिजल्ट के ऊपर ध्यान दो। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि आयुर्वेद प्रैक्टिस सेट होने में टाइम लगता है। तो आपकी कनेक्टिविटी अगर पहले से अच्छी हो, आप सब लोग यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं, अराउंड मुझे लगता है 183 लोग जुड़े हुए हैं। सबने आज आपका आपका स्टेटस देख लो, और आपके स्टेटस के ऊपर आपने क्या डाला है ये देख लो। और मेरा खुद का नंबर है 9881, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। सेव करके मेरा स्टेटस देख लो, आप सबको ये पता चलेगा कि मेरे व्हाट्सएप में, मेरे फेसबुक में, मेरे इंस्टा में, या मेरे ट्विटर पे, या मेरे लिंक्डइन पे, कहीं पे भी आप जाएंगे तो सिर्फ आयुर्वेद 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 ही दिखेगा। मैंने लोगों को जो मैं दिखाता हूँ वही लोग देखते हैं। इसीलिए मैं अगर आयुर्वेद दिखाता हूँ, आयुर्वेदा के रिजल्ट दिखाता हूँ, तो फिर या मेरा यूट्यूब देखो निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल करके, आप सब जगह पे आपको एक ही चीज दिखने को मिलेगी, आयुर्वेद और आयुर्वेद से मिले हुए रिजल्ट। ये मगर लोगों को दिखाता नहीं तो लोग देखते नहीं, लोग देखते नहीं तो उनको पता नहीं चलता, लोगों को पता नहीं चलता तो वो आपके पास आते नहीं है। बहुत सारे मेरे आयुर्वेद मित्र बोलते हैं कि हमें एडवर्टाइज करने की, मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है। आज तुम नहीं करोगे तो बाकी लोग एडवर्टाइज करके 2,000 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी बना चुके हैं आयुर्वेद के नाम पे। और एक तो 40,000 करोड़ की कंपनी आयुर्वेद के नाम पे ऑलरेडी खड़ी हुई है लास्ट 10 सालों में। तो आप नहीं करेंगे तो और कोई करेगा, और वो आयुर्वेद के नाम से करोड़ों रुपए कमा लेगा। आप वैसे ही बैठे के बैठे रहेंगे। आप एडवर्टाइज क्या करना है कि आपके पेशेंट्स को क्या रिजल्ट आया, किस तरीके से रिजल्ट्स आया, इसके आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें 100% हमारे पास इलाज है, ऐसे एडवर्टाइज करने को आपको अलाउड नहीं है। आपके पास क्या क्या सर्विसेज है, इसके आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। आपके पेशेंट को किस तरीके से रिलीफ मिला, किस तरीके से वो अच्छा हुआ, वो पेशेंट के परमिशन से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। या विदाउट नेम, मेरा डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखेंगे उस पर मैंने एक सिस्टम्स बनाई है, तो विदाउट नेम भी पेशेंट आया तो 100% उसकी कमर दर्द होती थी, 8वें दिन पे उसकी कमर दर्द पूरी चली गई। वो पेशेंट ही बताता है, वो पेशेंट्स के बताने के बाद ही वो वहां पे परसेंटेज लिखे जाते हैं। या अपना पेन स्कोर है, जो वा स्केल है या पेन स्कोर है, इससे भी आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आयुर्वेद प्रैक्टिस लोगों तक पहुंचाई तो सेट होने में टाइम नहीं लगता है। जब आप ओपनिंग करेंगे और उसके लिए सिर्फ माँ बाप और आपके नजदीक के 4-5 दोस्त रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं चलेंगी। ओपनिंग को 1,000-2,000 लोग चाहिए, तब आपकी प्रैक्टिस चलेगी। इसके लिए मेरा खुद का एग्जाम्पल है, जब मैंने 2010 में प्रैक्टिस ओपन की तो 2,000 लोगों को इनवाइट किया था, और उसमें से मेरे पहले सिर्फ 11 दिन में 62,000 का कलेक्शंस मुझे सिर्फ 11 दिन में मिला था। क्योंकि उसके पहले 3 साल में जब एमडी काम कर रहा था, तब मैंने ये 2,000 लोगों के साथ एज आयुर्वेदिक फिजिशियन, एज आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, एज आयुर्वेदिक डॉक्टर, इस तरीके से मैं उनसे जुड़ा हुआ था। इसीलिए 3 साल का मैं पहले से ही जुड़ा होने की वजह से मुझे पहले दिन से वेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे लोग जो है वो छुपाते रहते हैं, हम आयुर्वेद डॉक्टर है, हम कुछ करते हैं, ये छुपाते रहते हो। आप यहाँ पे 187 लोग हैं, सब लोग एक बार अपने खुद के मोबाइल में झांक के देखो, खुद का फेसबुक पेज देखो, खुद का इंस्टा देखो, खुद का व्हाट्सएप देखो, और आपने लोगों को जमाने को क्या दिखाया ये देखो।
अगर आप वड़ा पाव खाते हुए दिखाते, घूमने हुए जाते हुए दिखाते, या लोगों की रील शेयर करते हुए दिखाते, या लोगों का स्टेटस शेयर करते हुए दिखाते, तो आप आगे नहीं जाएंगे। मेरे मोबाइल में आप आज भी आके देखो, मैंने एक ही आदमी का स्टेटस आज देखा नहीं, या मैं कभी भी देखता नहीं हूँ। लेकिन मेरा स्टेटस कम से कम 1200 1300 लोगों को मैं रोज दिखाता हूँ, जो मेरे व्हाट्सएप पे है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कनेक्टिविटी होती है तो प्रैक्टिस सेट होने में टाइम नहीं लगता है। बहुत बार ये क्वेश्चंस होता है कि हमने आयुर्वेदा की प्रैक्टिस की शिक्षा उतनी मिली नहीं है, तो कैसा प्रैक्टिस करें। मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से जब मैं एमडी में था, 3 साल मुझे जॉब करना पड़ा। इवनिंग नाइट जॉब करता था, मतलब 16 घंटे मैं जॉब करता था। और 16 घंटा जॉब करने के बाद, और वो भी एलोपैथी में जॉब करता था, ना कि आयुर्वेदा के कोई क्लिनिक में गया, ना आयुर्वेदा के किसी के पास सीखने को गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम गुरु के पास गए, सीखे और उसके बाद हमने प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन मैंने कोई भी गुरु के पास जाके सीखा नहीं, सिर्फ संतोष सूर्यवंशी सर के पास 1.5 से 2 महीना जाके मैंने सीखा। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशंस ना होने की वजह से मुझे जॉब करना पड़ा, क्योंकि कॉलेज की जो फी थी वो भी मुझे ही भरनी थी लोन निकाल के। तो इसीलिए सीखा नहीं होगा, सिर्फ करने की इच्छा होगी। आज मैं 15 बेड का प्रॉपरली आयुर्वेदा का हॉस्पिटल चलाता हूँ। 50+ रोज के पेशेंट्स कम से कम होते हैं। तो ये पॉसिबल है। और कम से कम 25+ पंचकर्मा रोज के होते हैं। ये पॉसिबल्स है। सिर्फ आपके ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब आप जो सीखना चाहते हो, कभी कभी पेशेंट आपको सिखाता है, कभी कभी आपके दोस्त आपको सिखाते हैं, लेकिन कोई ना कोई सिखाते रहता हूँ। आप तो लकी है। मास्टर जैसा कोर्स हमने लॉन्च किया सिंस लास्ट 1.5 ईयर। अभी ये 3rd बैच खत्म होने को आई। तो इसमें से बहुत सारे, मतलब अराउंड 300+ लोगों ने हर क्लास में इसमें पार्ट लिया। और आज 300 के ऊपर, मतलब 300 300 300, मतलब 900 के ऊपर वैद्य आज आयुर्वेदा की अच्छी प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया या आउट ऑफ इंडिया भी कुछ लोग कर रहे हैं। इसलिए ये भी अभी बहुत सारे चैनल्स हो गए, बहुत सारे सिस्टम्स हो गए। तो आप आयुर्वेदा की प्रैक्टिस, शिक्षा ना मिली हो तो भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। सीखने की, मोर यू लर्न मोर यू अर्न, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे सीएमई होती है, वहां पे पार्ट ले लो। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होते हैं, हमारे मास्टर कोर्स जैसे कोर्सेस होते हैं। तो आप इस सब में अगर पार्ट लेते हो तो आपका प्रैक्टिस करना भी नामुमकिन नहीं है। इसीलिए आयुर्वेदा को अगर हमें जाना है तो वेल स्ट्रक्चर ओपीडी चाहिए, प्रॉपर मेडिकल का सेटअप होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग दवा लिख के देते हैं, सिर्फ कंसल्टेशन करते हैं, और दवा लिख के देते हैं, बाहर जो दवा मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके ओपीडी के साथ, छोटी क्यों भी ना हो ओपीडी, एक मेडिकल सेटअप आपके ओपीडी में चाहिए। उसके लिए आयुर्वेदा में ज्यादा कुछ नहीं लगता है। ये ब्यूटी है आयुर्वेदा जी की, कि आपको अभी एफडीए का अप्रूव नहीं लगता है। सिर्फ आपका शॉप एक्ट हो या उद्यम आधार हो, इसी के ऊपर आप मेडिकल शॉप कर सकते हैं। इसकी आयुर्वेदा का बोल रहा हूँ, यहाँ पे एलोपैथी का कोई भी मेडिसिन आप नहीं रख सकते। आयुर्वेदा के मेडिसिन आप अच्छी तरह से इसमें रख सकते हैं। तो एक कंसल्टिंग, एक रिसेप्शन कम मेडिकल, और एक पंचकर्मा, ये मिनिमल सेटअप भी आप कर सकते हैं। आगे मैं कुछ चीजें आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कितना आसान है, क्या क्या कर सकते हैं। तो ओपीडी मेडिकल ये तो कम से कम कर सकते हैं, और इसमें रिसर्च आपको इनकॉर्पोरेट कर लेना है पहले से। आप अगर सिस्टमेटिकली ये प्लानिंग करते हैं, तो आज निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल में 15+, 15 से ऊपर आज तक रिसर्च हुए हैं। और उसमें से ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ लोगों से अच्छी तरह से जुड़ना है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करना है। तो आप अगर, हम सब, आप हम सब एक साथ अगर जब चलते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी भी मैं आप सबको दे सकता हूँ रिसर्च की। लेकिन आप प्रॉपरली अगर डॉक्यूमेंटेड काम करते हो, तो कभी भी मुझसे कनेक्ट हो जाओ और बोलो सर मेरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे पास पेशेंट्स फ्लो अच्छा है। तो आप मुझे अगर रिसर्च आपके पास कोई आता है तो मुझे भी इसमें एनरोल कर दो। तो इसमें आपको भी 2 पैसा मिलता है रिसर्च करने के वजह से, और 4 लोगों को थोड़ा सा फ्री में, कंसेशन में ट्रीटमेंट भी मिलती है, और उसके वजह से वो लोग आपसे जुड़ भी जाते हैं। ये है रिसर्च का बेनिफिट्स। तीसरा, कम से कम ओपीडी मेडिकल होना चाहिए, जिसके पास बहुत कम ही जगह है।
ओपीडी मेडिकल पंचकर्मा, ओपीडी मेडिकल पंचकर्मा आयुर्वेदा का हॉस्पिटल्स, खुद का आयुर्वेदा का मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, उसी के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मिंग, और ट्रेनिंग सेंटर्स जो अभी निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल ने आरए भी रजिस्टर्ड कर लिया। हमने चार चार कोर्स आयुर्वेदिक रजिस्टर्ड किया। पंचकर्मा थेरेपिस्ट की हमारी तीसरी बैच चल रही है। अभी ऑल ओवर महाराष्ट्र में प्रॉपर पंचकर्मा थेरेपिस्ट का आरएवी रजिस्टर्ड कोर्स कहाँ पे भी नहीं है। तो निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल में ये तीसरी बैच चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। प्रॉपर रिसर्च सेंटर्स आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कंटिन्यूअसली इस फ्लो में रहना है, आयुर्वेदा के फ्लो में रहना है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स में जहां पे कंसल्टेशंस होती है, पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया जाता है। मेडिकल सेटअप में जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और आयुर्वेद क्लिनिक या हॉस्पिटल्स के लिए जो भी मेडिसिन लगेंगे उसका एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। आयुर्वेदिक सेटअप आज की जरूरत क्या है? अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। ऑलरेडी आपको मैं बता देता हूं कि अपोलो जो आयुर्वेद है अपोलो का, वो अराउंड 500 CR का 2000 बेड का प्लान कर चुका है। 185 उनके ऑलरेडी बेड है। जीना सीखो जैसे हॉस्पिटल चेन है, उनके 40+ हॉस्पिटल्स है। 500+ सॉरी 120+ उनके आयुर्वेदा के क्लिनिक्स है। उसी के साथ जीवा जैसे है, उनके अराउंड 26 कंट्री में वो आयुर्वेदा को सर्व करते हैं। माधवबाग जैसे है, अराउंड 350+ उनके क्लिनिक्स है, 2 बड़े हॉस्पिटल्स है। तो ये सब लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। आप अगर नहीं करेंगे तो और कोई तो कर लेगा। लेकिन आयुर्वेदा इज अ नीड ऑफ पावर। बाहर के देशों में भी आयुर्वेदा की बहुत सारी रिक्विजिशंस है। और अभी वन नेशन वन हेल्थ के बारे में सेंट्रल से सोचा जा रहा है, उसमें आयुर्वेदा इनकॉर्पोरेट होने ही वाला है। और आप उसमें तैयार होनी चाहिए। इसीलिए हमें प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल गाइडेंस में, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस में, पेशेंट का ट्रस्ट बिल्टअप होने के लिए, प्रॉपर डायग्नोसिस रिकॉर्ड के लिए, लीगल कंप्लायंसेस के लिए, इफेक्टिव पंचकर्मा सेटअप के लिए, ऑथेंटिक मेडिसिन डिस्पेंसिंग के लिए, या इंटीग्रेशन विद मॉडर्न हेल्थ टूल्स, इनका इंटीग्रेशन करके हम अच्छा एक प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको आयुर्वेदिक ओपीडी शुरू करना है तो एक टीम वर्क होना चाहिए, और सबसे बड़ा होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। अलग अलग आइडिया, अलग अलग प्लान्स, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर टीम वर्क, ये सब करते हैं तो हमें सक्सेस मिलना 100% तय है। हमारा मिशंस और सर्विसेज में जगह अगर हम देखते हैं तो ओपीडी कंसल्टेशन है, पंचकर्मा की थेरेपी है, प्रिवेंटिव रिजुविनेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, इन हाउस फार्मेसी कर सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं, योगा या लाइफस्टाइल काउंसलिंग हम कर सकते हैं। इस तरीके हमें प्रॉपरली अगर आयुर्वेदा से लेके काम करना है तो इस तरीके के सर्विसेज हम कर सकते हैं। अभी हमारा टारगेट मार्केट या टारगेट लोग कौन है? तो लोकल रेसिडेंट्स जो रहते हैं, जो हॉलिस्टिक केयर जानना चाहते हैं, वुमेन्स है, अलग अलग बचत गट रहते हैं या अलग अलग फीमेल के ग्रुप्स रहते हैं, जेरियाट्रिक लोग हैं, क्रोनिक डिसीज वाले लोग हैं, या अभी कारपोरेट टाइप भी बढ़ रहा है, आयुर्वेदा से लेके वेलनेस टूरिस्ट बढ़ रहा है। दिल्ली में अभी जो ग्लोबल सिटी है, 1200 बेड का एलोपैथी का इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल्स है, उसमें जीवा को उन्होंने 100 बेड के लिए कोलेबरेशन किया। ऐसे अलग अलग टाइप भी आप कारपोरेट लेवल पे भी आपके आयुर्वेदा की क्लिनिक का, आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स का भी आप कर सकते हैं। या आगे का नीड ऑफ आवर है, ये आपने कभी नहीं भूलना है। फाइनेंशियली जैसी आपकी कंडीशंस हो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा स्टार्टअप कॉस्ट लगती है। फिर आपका क्लिनिक रेंट का है, खुद का है, कंस्ट्रक्शंस करना है, उसमें इंटीरियर करना है, इक्विपमेंट्स लाना है, मेडिसिन कंज्यूमेबल है, लाइसेंसिंग है, रजिस्ट्रेशंस है, स्टाफ को हायर करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, इनिशियल मार्केटिंग करना है। इसके लिए आपके पास कुछ फंड होना चाहिए। वो फंड फिर सिर्फ सेल्फ फंडिंग हो या फिर लोन के माध्यम से भी आप ये ले सकते हैं। लोग कुछ इन्वेस्टर्स भी लेते हैं, लेकिन मैं शुरू के इसमें जो लोग शुरुआत करने चाहते हैं वो सेल्फ फंडिंग और लोन के माध्यम से इसको कर सकते हैं। आयुष के ग्रांट के बारे में हमने कोशिश किया था, लेकिन उससे ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। लेकिन मैं शुरू में बोलूंगा कि छोटा क्यों ना भी वो खुद का साम्राज्य हो, और आहिस्ते आहिस्ते उसको बढ़ाते रहो, अपने आप वो बढ़ाएगा। रिवोन्यू कहाँ कहाँ से आता है हमें?
तो कंसल्टेशन से, पंचकर्मा से, कुछ वेलनेस पैकेज, हमने बताया था कि हम अभ्यंग महोत्सव कराते हैं। साल भर ये अभ्यंग महोत्सव कराते हैं। लास्ट ईयर जब हमने अभ्यंग महोत्सव किया तो अराउंड 250 to 300 लोगों ने ये अभ्यंग महोत्सव किया। और 1200 इंटू 300, ऐसा आप कैलकुलेशंस करो, तो इतना रेवेन्यू जो है सिर्फ वो वेलनेस का अभ्यंग महोत्सव करने से मिला। आप अभी हमारा प्रोफाइल देखेंगे तो मेरी लड़की है पल्लवी करके, वो कॉस्मेटिक का अभ्यंग मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट्स कराती है वेलनेस को लेके। हम कटी बस्ती करते हैं, नेत्र बस्ती महोत्सव करते हैं, शिरो बस्ती महोत्सव करते हैं, शिरोधारा का महोत्सव करते हैं। ऐसे अलग अलग वेलनेस पैकेजेस आप डिजाइन कर सकते हैं और उस हिसाब से लोगों से जुड़ सकते हैं। आयुर्वेद का अभ्यंग सिर्फ स्पा लोगों ने लिया, 400-500 करोड़ का टर्नओवर आज वो ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ आयुर्वेदा का अभ्यंग उन्होंने लिया, पादाभ्यंग उन्होंने लिया, शिरोअभ्यंग उन्होंने लिया, नेत्र अभ्यंग उन्होंने लिया, और वो आज 500 करोड़ का बिजनेस करते हैं। और ये सब जो चीजें हैं आयुर्वेद से है। जब हमने ये अभ्यंग महोत्सव किया, शुरू किया, तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा ये क्या अपना काम होता है क्या, हम ऐसा काम नहीं करते। लेकिन बाद में ये सक्सेसफुली करने के बाद, शास्त्रोक्त करने के बाद, अभी बहुत सारे वैद्य जो है वो भी अभ्यंग महोत्सव करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए हमें लोगों से जुड़ना है, अच्छी तरह से जुड़ना है। उसमें से कितने सारे पेशेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रॉपरली, और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लेते हैं। मार्केटिंग में थोड़ा सा आपका वेबसाइट, ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टा में आप अच्छी तरह से जुड़ जाना चाहिए। उसी के साथ एजुकेशनल कंटेंट, जो ब्लॉग है, ई बुक्स है, या आर्टिकल्स है, या पेपर प्रेजेंटेशन है, पोस्टर प्रेजेंटेशन है, इसमें भी आपने भाग लेना चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से लोगों के साथ जुड़ जाओ। अगर आप लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे तो पेशेंट्स आपको बढ़ेंगे नहीं। मुझे बताने में खुशी है कि लास्ट मंथ अराउंड 88 डॉक्टर्स ने मेरे पास न्यू केसेस भेजे हैं। एक ही मंथ की बात कर रहा हूं मैं, अराउंड मेरा अभी 600+ डॉक्टर्स है जो मुझे पेशेंट भेजते हैं। लेकिन सिर्फ लास्ट मंथ 88 डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, एलोपैथी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं उनको कहीं ना कहीं पे पेशेंट्स भेजना होता है। हम जगह अगर अच्छी तरह से उनसे जुड़ जाते हैं तो अपने को वो अच्छी तरह से पेशेंट्स भेजते हैं। गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपका जो क्लिनिक है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कितने लोगों को पता है कि 360 डिग्री का एक रजिस्ट्रेशन होता है? 360 डिग्री में आपका क्लिनिक का जो व्यू है वो रजिस्टर करने के लिए लोग अलग होते हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, हमारी एक शूट माय स्पेस ऐसा करके एक हमारा कोलैबोरेशन है, इसके माध्यम से आप निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल के मैप में चले जाओ, वहां पे बिजनेस में चले जाओ। आपको हमारी हर एक रूम, हमारी हर एक कंसल्टिंग रूम, हमारे एक पंचकर्म रूम आपको 360 डिग्री में देखने को मिलेगी। और ये सब हमने वो शूट माई स्पेस से किया है। तो ये भी आप सर्विस अवेल करके आपका भी, क्योंकि किसी को भी आपका अभी निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स मॉरिशस वाले लोगों को देखना है तो वो थोड़ी यहाँ पे आएंगे या आपके साइट पे जाएंगे या ढूंढते बैठेंगे। वो गूगल माई बिजनेस पे जाएंगे, उसमें 360 डिग्री का एक ऑप्शन होता है, वो चूज करेंगे, उनको हॉस्पिटल का 360 डिग्री व्यू मिलेगा। तो ये भी पॉसिबल्स है, सिर्फ आपको उस तरीके से लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे वैद्य है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो लोगों से अपडेट नहीं होते हैं। लोकल डायरेक्टरी में जैसे जसडाल है, प्रैक्टो है, इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो लोकल डायरेक्टरी आजू बाजू वाली कोई रहेगी, उसमें भी आप जुड़ जाना चाहिए। टेस्टिमोनियल्स, आप निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल के टेस्टिमोनियल्स जाके देखो, अराउंड 1200 के ऊपर रिव्यू है और 4.8 का कंटिन्यूअसली स्टार्स है। तो ये टेस्टिमोनियल्स, पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स लेना है, प्रॉपर फ्लायर्स है या पैम्पलेट्स है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, इसमें भी आपने जुड़ जाना चाहिए ताकि आपके ओपीडी सेटअप के लिए अच्छा हो जाए। कम्युनिटी एंगेजमेंट्स में हमेशा बोलता हूँ, फिर वो वर्कशॉप है, सेमिनार्स है, हेल्थ टॉक्स है, लोकल कम्युनिटीज में सीनियर सिटीजन्स ग्रुप है या कंपनीज है, इसमें आप कम्युनिटी एंगेजमेंट्स कर सकते हैं ताकि आपकी ओपीडी सेट होने में फायदा हो जाएगा। उसी तरह से पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस कर सकते हैं अदर प्रोफेशनल्स के साथ, वेलनेस सेंटर्स के साथ, लॉयल्टी प्रोग्राम्स कर सकते हैं, या वीडियो मार्केटिंग होती है, यूट्यूब है या टेस्टिमोनियल्स, इस तरीके से भी आप लोगों से जुड़ सकते हैं। कोई भी चीज हमें अगर करना है तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूशन चाहिए।
मॉनिटरिंग प्रोसेस उसको मॉनिटर करना चाहिए और तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे ध्रुवम चतुर्नाथ सानिध्यात जैसे बताया हुआ है, उसके लिए क्षेत्र, अंबु, बीज, ये जैसे जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे प्रैक्टिस के लिए भी ये सब चीजें जरूरत होती है। आयुर्वेदिक ओपीडी इस्टेब्लिशमेंट अगर अगर जाते हैं, तो अराउंड आपके कंसल्टिंग रूम, ये टेंटेटिवली है, कम ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली आपका अगर पीसफुल असेसेबल एरिया विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशंस के बारे में बहुत सारे लोग कहीं तभी अंदर पहले मंजिले पे, 10वें मंजिले पे, 5वें मंजिले पे आयुर्वेद क्लिनिक डालते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि नहीं यार मेरी प्रैक्टिस ही नहीं चलती। उसका क्लिनिक का नहीं कहीं पे बोर्ड होता है, ना उसे कोई देखता है, ना वो किसी को देखता है। ऐसे कंडीशंस में अगर आप आपकी प्रैक्टिस डालेंगे तो नहीं चलेगा। मैंने जब ये स्पॉट मेरा देखा, तो ये स्पॉट देखो, ये पुणे नासिक हाईवे को फ्रंट करता है। मतलब यहाँ पे लाखों लोग रोज का ट्रैवलिंग करते हैं। तो इस तरीके का आपका स्पॉट चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कम से कम 15 से 20 हजार लोगों ने रोज आपका क्लिनिक देखना चाहिए, कम से कम बताता हूँ। क्योंकि आपका क्लिनिक अगर लोग देखेंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा, आपको उनको पता नहीं चलेगा तो वो आपको जुड़ेंगे नहीं, वो आप जुड़ेंगे नहीं तो वो आपसे आएंगे नहीं। रेफरल जो होता है वो सिर्फ 20% होता है, मतलब 20% लोग आपका आपका आप भी एक एनालाइज करके देखो, आपके कितने पेशेंट्स आपको पेशेंट भेजते हैं। बहुत सारे तो ऐसे बोलते हैं मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब मैं किसी को भेजूंगा। बहुत सारे ठीक होने के बाद भी नहीं भेजते, क्योंकि उनको लोगों को उनकी बीमारी नहीं बताना होती है। तो सिर्फ 20% लोग आपको पेशेंट भेजते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मार्ग होता है कि आपका क्लिनिक रोज बहुत सारे लोगों ने देखना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐड आप अगर आप करते हैं, फिर वो पेपर में पैम्पलेट दे दिया, महीने में एक ही बार दे दिया, बाकी के 29 डेज कोई नहीं दिखता है। अगर रोज लोगों को यहाँ से जॉब में जाने वाले, काम पे जाने वाले लोग रोज देखेंगे, रोज देखेंगे, रोज देखेंगे, तो उनको जब भी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की याद आएगी तो अपनी याद आएगी, ये हमेशा ध्यान में रखना। इसीलिए आपको ये समझना है कि ऐसी जगह पे में आप ओपीडी शुरू करना, उससे भी ज्यादा डॉक्टर वहां की पेशेंट्स व्यू जो है वो सबसे ज्यादा वहां। तो ओपीडी कंसल्टेशन अराउंड 100 स्क्वायर फुट रख सकते हैं, पंचकर्मा के रूम 120 स्क्वायर फुट तक या 150 स्क्वायर फुट तक रख सकते हैं। रिसेप्शन वेटिंग को 150 स्क्वायर फुट जाएगा। फार्मेसी आपकी अगर रहेगी उसी में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी आपके पास जितनी जगह ज्यादा रहेगी उतना आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अभी आपका लोकेशन फाइनल हुआ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डिजाइन। क्योंकि लोकेशन सर थोड़ा सा वॉइस में अच्छा डिस्टरबेंस है, है और लास्ट आने मिनट से। डिजाइन होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन, वेटिंग एरिया, कंसल्टेशन, एग्जामिनेशन, नीलेश लोंढे सर। डायग्नोसिस, हेलो सर। हेलो सर। मे बी सर नेटवर्क की वजह से बाहर हुए है। जल्दी वापस ज्वाइन करेंगे।
अभी मेरा प्रॉपरली आवाज आ रहा है? बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। हाँ सर, आवाज चालू है, आप चालू कीजिए। ठीक है। मेरे गुरुवर्य हमेशा बोलते हैं कि डिजाइन इज योर साइलेंट ब्रांड एम्बेसडर। लोग आने के बाद जो देखते हैं उसी से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, तो इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। हमेशा छोटी छोटी चीजें। मेरे अभी क्लिनिक में मेरे ही सामने बराबर मैंने लिखा हुआ है ऑलवेज स्माइल। तो पेशेंट जब सो जाता है चेकिंग के लिए और वो ये पढ़ता है ऑलवेज स्माइल, तो अपने आप वो सोच के ही उसको स्माइल आ जाती है। अपने आप उसके जो दर्द है वो भूल जाता है। इस तरीके से हमें लोगों के साथ जुड़ना होगा, ताकि उनको भी छोटी छोटी चीजों के हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। 180 180 स्क्वायर फीट में भी पंचकर्मा का प्रॉपर क्लिनिक करना संभव है, और 20,000 स्क्वायर फीट में भी पंचकर्मा का क्लिनिक करना संभव है। तो पहला 180 स्क्वायर फीट वाला देखते हैं। ये आप देख रहे हो रिसेप्शन कम मेडिकल है। यहाँ पे मेडिकल बेचने के लिए भी सब दवा है, और उसी के साथ रिसेप्शन भी है। साइड में आप अगर देखेंगे तो छोटा सा वेटिंग है। ये 18 बाय 10 का शॉप है। उसमें आप ये देखेंगे पादाभ्यंग भी वहां पे इनकॉर्पोरेट किया है। पेशेंट वेटिंग को बैठेगा तो उनको पादाभ्यंग करना भी पॉसिबल है, संभव है। उसके बाद ये सिंपल कंसल्टिंग है। इसमें एग्जामिनेशन बेड है, प्रॉपर कंसल्टिंग रूम है। और ये कनेक्शंस आप देख रहे होंगे कि कंसल्टिंग टू रिसेप्शन, इसका बीच में ग्लास लगाया हुआ है। इसके वजह से कम्युनिकेशन, दवा के लिए डॉक्टर को उठने की जरूरत नहीं है। ये पंचकर्मा रूम्स है, जहां पे प्रॉपरली पंचकर्मा का टेबल है, जो आप एक छोटी सी जगह में एक प्रॉपरली पंचकर्मा आप कर सकते हैं। मतलब 180 स्क्वायर फीट में भी आपको पंचकर्मा का सेटअप इस तरीके से आप कर सकते हैं, छोटे छोटे चीजों को इनकारपोरेट करके। अभी ये दूसरा सेटअप है, वो जो है 1 RK में। इसमें आप देखेंगे 1 BHK में। इसमें आप देखेंगे प्रॉपर कंसल्टेशन रूम है, प्रॉपर पंचकर्मा का रूम है, और प्रॉपर रिसेप्शन प्लस वेटिंग रूम है। तो 1 BHK में इस तरीके का प्लान आप कर सकते हैं। दूसरा इसकी आगे की डिजाइन है, वो है 5 बेड का आयुर्वेदा का हॉस्पिटल्स। इसमें आप अगर देखेंगे तो एक रिसेप्शन है, वहां पे उसी के पीछे मेडिकल बनाया गया है, कंसल्टिंग है। इसके बाजू में ये 5 बेड है और 2 पंचकर्मा के रूम्स है। तो इस तरीके का एक डिजाइन आप बना सकते हैं। हमेशा रिसेप्शन और डॉक्टर का कनेक्शंस छोटी सी विंडो से रखना है, ताकि पेपर देना, दवा देना, दवा को समझाना, ये कनेक्शंस आप अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर सके। तो इस तरीके का एक डिजाइन आप अच्छी तरह से 5 बेड के आयुर्वेद का हॉस्पिटल्स को कर सकते हैं। ये एक 2 BHK का, मतलब एक होगा 1 BHK का, ये है 2 BHK का। ये 2 BHK का सेटअप है, जिसमें हमने 2 पंचकर्मा के रूम्स रखे हुए हैं, 2 कंसल्टिंग रखे हुए हैं, और थोड़ा सा छोटा सा स्टोरेज भी बनाया हुआ है। तो ये सब हमने प्लान करके, ये पूरा जो गाइडेंस है हम वैद्यों को देते हैं प्रॉपरली। हमारे मित्र है प्रसाद गायकवाड़ जी, जो इंटीरियर डिजाइनर का काम करते हैं, उनके माध्यम से हमने ये सब प्लान बनाया हुआ है। ये 2 BHK में 2 पंचकर्मा रूम, प्रॉपरली 2 कंसल्टिंग, और रिसेप्शन कम मेडिकल, ये भी पॉसिबल्स होता है। 1 BHK के बाद ये दूसरा जो है, ये है, इनको पंचकर्मा की नीड ज्यादा थी, तो इनमें आप देखेंगे 4 पंचकर्मा की पेटी है, और 2 कंसल्टिंग है, एक रिसेप्शन है, और एक मेडिसिन डिस्पेंसरी के अलग जगह है। तो ये एक 3 शॉप मिलके बनाया हुआ है, मतलब 3 शॉप एक साथ मिला के 4 पंचकर्मा रूम्स, 2 कंसल्टिंग, और इस तरीके का भी एक डिजाइन अच्छी तरह से बनता है। इसके बाद ये हमारा खुद का मेरा खुद का ये प्लान है। इसमें आप अगर देखेंगे तो 15 बेड का प्रॉपरली आयुर्वेदा का हॉस्पिटल्स है। उसमें अगर 2 डिवीजन में अगर हम देखेंगे, 2 कंसल्टिंग है इसमें,
उसी के साथ 5 पंचकर्मा रूम्स है, एक ब्यूटी के लिए भी रूम्स है, और 15 बेड प्रॉपरली है, जिसमें जनरल वार्ड्स है, सेमी प्राइवेट है और प्राइवेट है। तो यहाँ पे और एक स्पेशली एडमिन कैंप, एडमिन पैनल है। तो ये मेरा खुद का 15 बेड का आयुर्वेदा का हॉस्पिटल है। इसका एक छोटा वीडियो है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। एक 15 बेड सुधा है। और क्या तो रख के लाओ ना। ये तो है। तरीके से 15 बेड का प्लान कर सकते हैं। यह हमारा 50 बेड का प्लानिंग है। वैद्य विशाल मोहिते जो मैंने आपको बताया 20,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा प्लानिंग है। यहाँ पे पूरे 50 बेड यहाँ पे हो गया। आप देख रहे होंगे 4 कंसल्टिंग प्लस प्रॉपर 7 से 8 पंचकर्मा रूम्स और 50 बेड, ऐसा इनका प्लानिंग है। अभी ये फाइनल स्टेज पे है। ये आप देख रहे होंगे कि ये पूरा एक कवटे महाकाल जैसे 20,000 स्क्वायर फीट में 20,000 लोगों के पॉपुलेशंस में ये 50 बेड का आयुर्वेदा का हॉस्पिटल हो रहा है। तो जो लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा में ये संभव नहीं, और ये सिर्फ आयुर्वेदा के इनकम के ऊपर खड़ा हुआ ये सब प्लान है। तो इसलिए मतलब ऐसा अदर सोर्स है और यहाँ पे पैसे लगाए ऐसा कोई नहीं है। आयुर्वेदा के माध्यम से ही ये सब हुआ है। वैद्य प्राजक्ता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे का अनाउंसमेंट करे। वैद्य प्राजक्ता आवाज नहीं आ रहा आपका।
आप प्राजक्ता मैडम खुद को अनम्यूट करके स्टार्ट कीजिए। हेलो। अभी आ रहा मैं है। हाँ ये हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज का जो हमारा सेशन है उसके बारे में हम देख रहे थे कि ओपीडी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल सेटअप, जो रिक्वायरमेंट होता है क्लिनिक का, वो कैसा होना चाहिए। एक जनरल ओपीडी शुरू करना है तो वो कैसा होना चाहिए, ये सब जो है वो हम आज नीलेश सर से बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। बट अगर आपने सोचा है क्या कि यही सब जो है, अगर श्रीवेदा स्पेशलिटी प्रैक्टिस करना होगा तो श्रीवेदा स्पेशलिटी प्रैक्टिस करते टाइम वो कैसा होना चाहिए, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा होना चाहिए, उसको लगने वाले डॉक्यूमेंटेशन कैसे होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स रहते हैं उसका प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए, केस टेकिंग जो होता है वो कैसा होना चाहिए। अगर हमने श्री वेदा के बारे में एक पर्टिकुलर बारे में अगर जानना चाहा तो उसके लिए हम लेके आए हैं एक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग विज्ञान, जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मतलब आयुष मिनिस्ट्री अंडर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली के अंडर एक्रेडिटेड है। तो ये कोर्स जो है वो पूरा 3 महीने का कोर्स है। ये 3 महीने ऑनलाइन कोर्स के बाद हम उसका ऑफलाइन भी लेक्चर्स लेने वाले हैं। उसमें हमने 40 लेक्चर्स उसमें ऐड किए हैं। उस 40 लेक्चर्स में हमने कुछ मॉड्यूल्स उसमें बनाए हैं। उस मॉड्यूल्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो उसमें जो रहेगा, अभी आप लोग जो है श्री वेदा का स्पेशलिटी प्रैक्टिस करने वाले हो तो नॉर्मली हम स्टार्टिंग करेंगे एनाटॉमी से। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहेगा वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ पेशेंट जो आते हैं जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, पीसीओडी, उसमें ओलिगोमेनोरिया, अमेनोरिया जैसे सब केसेस के साथ साथ योनि व्यापत में, और योनि व्यापत के साथ साथ जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी के बारे में हमारा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, मेल फीमेल दोनों भी इनफर्टिलिटी के साथ साथ उसमें आने वाली सत्वावचय चिकित्सा, सेक्सोलॉजी जैसी काउंसलिंग, इनफर्टिलिटी जो हर एक केस रहता है वो कुछ तो भी अलग हमें सिखाता है। तो उसका हमने आयुर्वेदिक तरीके से कैसे सोचना चाहिए, उसकी शोधन और शमन चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, इसके साथ साथ उसमें यूज करने वाले जो भी हम मेडिसिन देंगे उसमें कल्प यूज करना है, चूर्ण ही इस्तेमाल करना है, आसावरिष्ट देना है या तेल घृत देना है, कौन सा कल्प यूज करना है स्त्री रोग के पूरे प्रैक्टिस में, और उसमें यूज होने वाले पंचकर्म जैसे कि पंचकर्म कौन कौन से होने चाहिए, उपकर्म हम स्त्री रोग के जब ओपीडी में पेशेंट आता है तब हमने उपकर्म क्या क्या करने चाहिए। जैसे कि सबसे मेन आता है उत्तर बस्ती, तो उत्तर बस्ती का प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए, उसका कंसेंट कैसा होना चाहिए, कंसेंट के साथ साथ उसको करने वाली प्रोसीजर, प्रोसीजर करते टाइम क्या प्रिकॉशन लेना है। उत्तर बस्ती के साथ साथ योनि धावन, धूपन, पीछू जैसे कोई उपकर्म भी हम ओपीडी जब पेशेंट आते हैं तब कर सकते हैं क्या, उसका प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। ये सब हो गया स्त्री रोग के बारे में। जैसे कि प्रसूति तंत्र के बारे में हम बात करेंगे तो आने गर्भ विज्ञान से स्टार्टिंग लेंगे, तो गर्भ विज्ञान के साथ साथ गर्भ संस्कार कैसा होता है, गर्भ संस्कार में जो म्यूजिक थेरेपी रहता है, काउंसलिंग रहता है, काउंसलिंग कैसा होना चाहिए। उसके साथ साथ गर्भिणी के अवस्था में गर्भिणी की परिचर्या कैसी होनी चाहिए, उसमें आने वाले गर्भिणी व्यापत और गर्भ व्यापत दोनों को भी हमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कैसे हैंडल करना चाहिए, उनकी चर्या कैसी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो प्रसव काल रहेगा, प्रसव काल में हमें पेशेंट की प्रसवचर्या कैसी होनी चाहिए, उसमें व्यापत जो आने वाले हैं उनको कैसे टैकल करना है, और सूतिका को भी जो है हमारे सूतिका व्यापत और सूतिका काल में कैसे केयर लेनी चाहिए, उसमें वात शमन जैसी चिकित्सा कैसी होनी चाहिए। इस दौरान जो ब्रेस्ट फीडिंग के इशू आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का टेक्निक कैसा होना चाहिए, वो टेक्निक जो है वो हमें गेस्ट लेक्चर जो है, इसमें हमने बहुत सारे गेस्ट लेक्चर भी ऐड किए हैं। वो गेस्ट स्पीकर जो है वो हमें हर एक कंडीशन के साथ उसे बेटर कैसे सीखना है ये हमें बताएंगे। और जो स्तन्य है वो स्तन्य के साथ साथ स्तन्य, नॉर्मल स्तन्य और उसके साथ उसके होने वाले व्यापत या उसमें आने वाली प्रॉब्लम, इसके बारे में भी हम शमन या शोधन चिकित्सा क्या विचार कर सकते हैं। इन सब कंडीशन में
जो नॉर्मल स्त्री रोग में जितने भी बीमारी आती है उन सब बीमारियों की रिलेटेड, और कॉस्मेटोलॉजी, स्त्री रोग में कॉस्मेटिक का भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स कॉस्मेटिक रिलेटेड ही रहते हैं। तो उनको आने वाले पिंपल्स, स्ट्रेच मार्क, ब्रेस्ट सैगिंग, इसके लिए बारे में भी हमें क्या सोचना है। मतलब नॉर्मल आने वाले पेशेंट से लेके हर एक कंडीशन में हमें क्या क्या सोचना है। एक फीमेल फीमेल स्त्री वेदा डॉक्टर, उसके बारे में जो है वो सक्सेसफुल जर्नी हम इस कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब जितने भी गायनेक की कंडीशन है उन सब में डाइट का क्या रोल है, हर एक कंडीशन में डाइट कैसा होना चाहिए, डाइट के साथ साथ योगा कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पेशेंट सिर्फ शमन और शोधन से ट्रीट नहीं होने वाले, तो उसे हमें आहार और विहार के बारे में भी बताना है। तो वो भी, उसका भी गाइडेंस इस कोर्स में हमारे इसमें रहेगा। और जो सक्सेसफुली ट्रीटेड रहेंगे पेशेंट, उसके केस डिस्कशन भी हम करेंगे। केस डिस्कशन के साथ साथ रिसर्च, जो रिसर्चेस होते हैं, एलोपैथी से थोड़ा आयुर्वेदिक हमारा लैक होता है क्योंकि हम बहुत सारे केसेस करते हैं बट उसका रिसर्च यहाँ पे नहीं होता है, या पेपर प्रेजेंटेशन हमारा नहीं होता है। तो जो भी जितने भी रिसर्च हुए हैं या पेपर प्रेजेंटेशन हुए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट रहता है, नॉर्मल ओपीडी से लेके श्री वेदा स्पेशलिटी प्रैक्टिस की तरफ जाते टाइम हमारा क्लिनिक एक इनफर्टिलिटी सेंटर या इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसके लगने वाली पंचकर्म सेंटर, उसका पंचकर्म उपकर्म दोनों, उसका कंसेंट, ये सब चीजें जो है वो पूरा हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। ये 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। मंडे से लेके थर्सडे तक कोर्स रहेगा। आज का लास्ट डे है। डिस्काउंटेड प्राइस जो रहता है 10,000 डिस्काउंटेड प्राइस है। कल से जो है वो 12,000 रुपीज उसका चार्जेस रहेगा। जिसको भी एनरोल करना है वो आज ही करे और बेनिफिट ले डिस्काउंट का। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एनएबीएच के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के। एनएबीएच इज फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर। उनका ऐसा जगह का मतलब इतना ही जगह चाहिए ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है। लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट या उनके वहां पे कुछ स्टैंडर्ड्स है। अराउंड पंचकर्मा के रूम्स के लिए 150 स्क्वायर फीट, कंसल्टेंट के लिए 100 to 150 स्क्वायर फीट, रिसेप्शंस के लिए अराउंड 100 to 150 स्क्वायर फीट जो मैंने अभी आपको बताया, और रूम्स के लिए मिनिमम 150 स्क्वायर फीट्स, ऐसे उनके बेसिक क्राइटेरिया है। एनएबीएच बेसिकली आपको पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी केयर इसके बारे में देखता है। सिर्फ जगह के बारे में उतना उसका कंस्ट्रिक्ट रूल नहीं है। सिर्फ पेशेंट की सेफ्टी अच्छी तरह से हो रही है इसके बारे में ये देखता है, सोचता है, समझता है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। ओपीडी की बेसिक अगर रिक्वायरमेंट अगर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्टाफ, डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन्स, ओपीडी इक्विपमेंट, रिसेप्शन डेस्क, कंप्यूटर, अपॉइंटमेंट बुक, कंफर्टेबल वेटिंग एरिया, कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन रूम विथ प्राइवेसी, मेडिसिन डिस्पेंसरी काउंटर और रिकॉर्ड कीपिंग शेल्फ और सॉफ्टवेयर, इसमें आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। उसी के साथ फर्स्ट रिसेप्शन और रजिस्ट्रेशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर पेशेंट्स एक ही सिंगल कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि बहुत बार एक दूसरा ही आदमी फोन उठाता है, नेक्स्ट टाइम और दूसरा उठाता है, और वो जो कम्युनिकेशन है वो गैप यहाँ पे चला जाता है। वहां पे पेशेंट्स का अगर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि पेशेंट्स, अभी आजकल किसी को भी टाइम नहीं रहता है वेटिंग करने के लिए, 2 घंटा 3 घंटा ये वेटिंग नहीं हो सकता लोगों का, इसलिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं तो अच्छा रहता है। टोकन सिस्टम्स बनाओ या पेशेंट्स का रिकॉर्ड अच्छी तरह से कीप करो, इसके लिए सॉफ्टवेयर, निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है क्लाउड हेल्थ करके, वो सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें ये सब सिस्टम जो है, अपॉइंटमेंट की है, रिकॉर्ड कीपिंग की है, ये सब उसमें है ऑलरेडी। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं या खुद का भी कुछ बना सकते हैं। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन, टाइमिंग, सर्विसेज, ये सब अगर आप डिस्प्ले करते हैं तो जो लोग आते जाते रहते हैं उनको ये सब चीजें पता होती है। आप अगर मेरे ओपीडी में कभी आए होंगे तो मेरे बाहर ही कौन से बीमारी के ऊपर हमारे यहाँ पे सर्विसेज है, कौन से इंश्योरेंस यहाँ पे कैशलेस है, ये सब डिस्प्ले किया हुआ है, ताकि जो भी लोग आए
उनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। थोड़ा सा कंफर्टेबल वेटिंग एरिया होना चाहिए, वहां पे कुछ आयुर्वेदिक कोर्स हेल्थ टिप्स डाले रहना चाहिए। उसी के साथ अगर पॉसिबल रहेगा तो एजुकेशन वीडियो, सीजनल ऋतुचर्या के टिप्स उस पे आपने दिखाना चाहिए। कंसल्टिंग रूम जनरली त्रिविध दशविध परीक्षा के लिए, टंग आई नेल ये देखने के लिए, और नाड़ी और बीपी देखने के लिए, प्रॉपरली असेसमेंट के लिए प्रॉपर कंसल्टेशन रूम होना चाहिए। डायग्नोस्टिक टूल में बीपी है, थर्मामीटर है, स्टेथोस्कोप है। अभी मेरा इसका भी प्रैक्टिस काफी ज्यादा है डायबिटीज का, तो मेरे पास HbA1c चेक करने का भी छोटा मशीन है, और उसी के साथ साथ ग्लूकोमीटर तो मेरे पास है ही है। मैं हर एक पेशेंट को जो मेरे डायबिटिक है 15 दिन पे आने के बाद उनका शुगर चेक करता हूँ, और उसी की तरह से उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में और फायदा होता है। अभी मैंने रिसेंटली कुछ महीने पहले HbA1c चेक करने का भी एक मशीन लिया, ताकि जो पेशेंट्स को अपन ने लिख के देते हैं HbA1c करके आओ, अगले फॉलोअप को आएगा तब तक उसका मैनेजमेंट में और डिले होता है। तो इससे अच्छा मैंने वो मशीन ही खरीद लिया, ताकि पेशेंट्स को तुरंत 2 मिनट में उसका 3 मिनट में रिजल्ट्स आता है। तो इस तरीके के टूल्स भी आपके पास होने चाहिए, ताकि वो आप लोगों के साथ अच्छी तरह से जल्दी जुड़ जाए। ये हमारा जनरली रिसेप्शन है, वेटिंग एरिया है, ये कंसल्टिंग है, पंचकर्मा के रूम्स है। ये हमारा बाहर से आते ही अंदर आपने तो वीडियो देख लिया, इसलिए मैं ज्यादा इसमें वेट नहीं ये करता हूँ। उसी के साथ हमारे पास थर्मामीटर होना चाहिए, ओटोस्कोप होना चाहिए। कर्णनाद का पेशेंट है या कर्णशूल का पेशेंट है और उसको करना एयर परफॉर्मेशन है और आपने देखा ही नहीं, तो इस तरीके से अगर आप देखते ही नहीं, बिना देखे उसको करना, पूरन के लिए तेल देते हो और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास अस्थमा के पेशेंट्स है और आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर ही नहीं है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे उतने ज्यादा लोग आपसे प्रभावित होते हैं। आपके पास पैरालिसिस के पेशेंट्स आते हैं और आपके पास नी हैमर हो, टॉन्सिल्स के पेशेंट्स के लिए टंग डिप्रेसर हो, टॉर्च हो, एग्जामिनेशन प्रॉपर टेबल हो, ये सब चीजें अगर आपके पास होती है तो आप अच्छी तरह से लोगों में रिजल्ट दे सकते हैं। जनरली स्टाफ जो है, डॉक्टर्स होने चाहिए, पंचकर्मा थेरेपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, एक फार्मासिस्ट असिस्टेंट, एक क्लीनर हेल्पर, और पॉसिबल रहेगा तो योगा थेरेपिस्ट। ये मिनिमम इतना तो भी स्टाफ आपके पास होना चाहिए। जितना स्टाफ ज्यादा रहेगा उतनी सर्विस आप अच्छी दे पाएंगे, और जितना सर्विस अच्छी दे पाएंगे उतने लोग आपसे जुड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग 2-4 रुपए बचाने के पीछे स्टाफ कम रखते हैं। एक ही स्टाफ, अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो बता रहे थे कि सर उनके पास उनके रिसेप्शन ही पंचकर्मा करती है, उनका रिसेप्शन ही क्लीनिंग करती है, तो कैसे ऐसे लोगों से हम पंचकर्मा करा के ले। तो ये प्रॉब्लम्स अभी आना शुरू हो गए। पहले क्या था, पंचकर्मा ही नहीं थे, पंचकर्मा के सेटअप नहीं थे, इसलिए लोग एडजस्ट करने के चले बाबा मेरा हो रहा है ठीक है, लेकिन आज से अभी से ये ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रॉपरली सेटअप रखना ही पड़ेगा, प्रॉपरली स्टाफ रखना ही पड़ेगा। जितना स्टाफ आप अच्छा रखेंगे उतने लोग आपसे जुड़ जाएंगे, जितना सर्विस अच्छा देंगे। रिसेप्शन अलग हो, पंचकर्मा थेरेपिस्ट अलग हो, क्लीनिंग करने वाले अलग हो, ये 3 लोग तो भी आपने अलग अलग रखे तो भी आपका अच्छा प्रैक्टिस चलने के लिए फायदेमंद रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि मोर यू इन्वेस्ट मोर यू अर्न, ये भी हमेशा ध्यान में रखना है। जितना आप इन्वेस्टमेंट ही कम करेंगे तो फायदा ही कम मिलेगा, इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा करोगे तो फायदा ही ज्यादा मिलेगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और वो जो लोग हैं उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहिए, पीरियोडिक ट्रेनिंग उनका लेना चाहिए। अभी बहुत सारे वैद्य जो है, हमारा जो पंचकर्मा थेरेपिस्ट का कोर्स है RAV रजिस्टर्ड, उनसे उनके स्टाफ को वो स्टाफ उनसे ट्रेन कराते हैं। ये 60 डेज का कोर्स है, उसमें हम 5 डेज उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं और बाकी ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। उनमें दिन एनाटॉमी से लेके, फिजियोलॉजी से लेके, दिनचर्या ऋतुचर्या से लेके, इंपॉर्टेंस ऑफ द पंचकर्मा, प्रिकॉशंस ऑफ द पंचकर्मा, SOP ऑफ द पंचकर्मा, ये पूरा हम उसमें सिखाते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। जितना स्टाफ प्रोफेशनली उनके साथ बिहेव करे उतना उनमें ग्रोथ होने में फायदा होता है। इसलिए ये भी सर्विसेज हम निर्विकार से देना शुरू कर दिया है। दूसरा है औषधि डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वैद्यों के इस पे उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, बैच नंबर क्या है, कितना ग्राम दवा है, कितना टाइम लेना है, किस तरीके से लेना है, ये प्रिंटेड होता ही नहीं है लेबलिंग।
कहीं तो भी हाथ से लिख के देंगे, कहीं तो भी हाथ से पत्थर लिख के देंगे। ऐसे अगर आप प्रॉपरली नहीं करेंगे तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। क्योंकि प्रॉपर चाहिए लोगों को, आजकल लोगों को मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो कंपनी से आप दवा लेते हो वो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, बैच नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है, वही उस पर डाल दो आप अगर रिपैक करना चाहते हो। अगर कोई दवा आप खुद बनाते हो तो उस दिन का उसका बैच नंबर डाल दो, उस दिन का उसका मैन्युफैक्चरिंग डाल दो, उस दिन का उसका एक्सपायरी डेट डाल दो। उसका एक्सपायरी तो आपको पता है, तेल का कितना है, चूर्ण का कितना है, असवारिष्टों का कितना है, टैबलेट का कितना है, ये आपको भी पता है। जो तेल आप बनाते हो उसका 2 साल का एक्सपायरी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि लोग आपसे जुड़ जाए, लोग आपकी ऑथेंटिसिटी देखें, लोग आपसे क्वालिटी देखें, लोग आपसे सेफ्टी देखें। क्योंकि आजकल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बीच में सुना होगा वो कोई तो भी कफ सिरप ले लिया, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को तकलीफ हुई है। तो ये पॉसिबल है। आयुर्वेद के बारे में भी सोचे सोचा सुना होगा, किसी ने तो भी सारा स्वतःरिष्ट दिया और उसका लिवर फेलियर के ऊपर उसका केस चल रहा है। तो ये पॉसिबल है आगे जाके, क्योंकि आजकल का जो समाज है वो पहले जैसे जो वैद्य को भगवान मानते थे, ये ऐसा नहीं रहा है। वो भी कंज्यूमर हो गए और हम भी कंज्यूमर कोर्ट में लायबल हो गए। तो हम क्यों नहीं उनका कस्टमर केयर ले? अगर हम कस्टमर केयर प्रॉपरली लेते हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स करते हैं तो हमारे यहाँ पे प्रॉपरली उसका लेबल बनता है। उसी के तरह से आपके पास इमरजेंसी कुछ ड्रग्स होने चाहिए। किसी को भी एनाफिलिक्सिस किसी चीज का आ सकता है, या कोई चेक करने आया कोलैप्स होगा, आपके पास ऑक्सीजन छोटा सिलेंडर होना चाहिए, आपके पास आम्बू बैग होनी चाहिए, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ग्लूकोमीटर होना चाहिए, आपके पास एड्रेनलिन, एट्रोपिन, हाइड्रोकॉट ये दवा भी होनी चाहिए। अगर इमरजेंसी में उसकी लाइफ सेविंग दवा आपके पास नहीं हो तो ये मेडिको लीगली आपके ऊपर भी आ सकता है। क्योंकि शास्त्र में आपको सिखाया गया है कि इमरजेंसी में आपको किस तरीके से बिहेव करना है। बहुत सारे आयुर्वेद वैद्य बोलते हैं नहीं हमें पता ही नहीं, हमें जमता नहीं। इसलिए हम ऑफलाइन यहाँ पे जो 6 दिन का कोर्स लेते हैं उसमें हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स लोगों को सिखाते हैं, उसमें हम इमरजेंसी मैनेजमेंट्स लोगों को सिखाते हैं, पंचकर्मा की मैनेजमेंट सिखाते हैं। इसलिए हमने एक 6 दिन का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशंस भी इसमें रखा हुआ है। तो वो आपको प्रैक्टिकली बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है, मेडिको लीगली आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रखना है, ये सब आपको उसी कोर्स में भी हम सिखाते हैं। और आप भी कहीं पे भी ये बेसिक लाइफ सपोर्ट के या एडवांस लाइफ सपोर्ट के कोर्स भी कर सकते हैं, ताकि आपके पेशेंट्स को एक्यूट कंडीशंस में आप अच्छी तरह से ट्रीट करो। देखो कोई भी पेशेंट डेथ होने के बाद जो केस होती है उसमें सिर्फ देखा जाता है कि ये लोगों ने मेडिकल लीगली निग्लिजेंस किया है क्या। वो ये नहीं देखते कि ये आदमी क्यों मर गया है, ये नहीं बोलते कि ये डॉक्टर ने इस आदमी को मारा। ये देखा जाता है कि जब ये मर रहा था तब ये डॉक्टर ने यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उस हिसाब से इसने इसकी इमरजेंसी हैंडल की है या नहीं है। अगर वो नहीं करता है तो ये मेडिकल लीगल निग्लिजेंस में जाता है। अगर आप प्रॉपरली उसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो आप मेडिकल निग्लिजेंस में जाते नहीं और आपको कोई सजा होने की संबंध भी नहीं है। इसीलिए आपका प्रॉपर फर्स्ट एड किट जो है आयुर्वेदा का, या कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है आपके पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इकोसरिन, क्लोपिडैप, एटोरवा, और ये आपने पेशेंट्स को लोडिंग डोज देना ही देना है। अगर आप ये नहीं देते हो, या सॉर्बिट्रेट जो है अगर बीपी उसका अच्छा रहेगा तो ये आपको देना ही देना है। अगर आप ये नहीं देते हो और पेशेंट्स का ट्रैवलिंग में डेथ हो जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए बेसिक आयुर्वेदा का फर्स्ट एड किट जो है, या आयुर्वेदा के जो सुवर्ण सूतशेखर जैसे दवा है, हेमगर्भ कोटली जैसे दवा है, ये भी पास आपके पास होनी चाहिए। आपका इसके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये दवा भी आप रख सकते हैं और वो दवा से भी ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि आपके शास्त्र ने ये बताया हुआ है कि हेमोग्लोबी पोर्टली कहाँ पे देना है। तो ये आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि ये हमें सिखाया गया है और ये हमने दिया है, पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया और आगे जो भी हुआ उसका हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऐसा कोई अगर पेशेंट आता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखेंगे प्रॉपरली तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इंडोर और एक बड़ा ये है
प्रॉपर उसका क्रोनिक इलनेस, पंचकर्मा थेरेपी, सेपरेट मेल फीमेल वार्ड, डेली मेडिसिन, वाइटल, डाइट, प्रोग्रेस चार्ट, ये सब इसमें आता है जनरली। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए एनएबीएच, बहुत सारे लोगों को एनएबीएच मतलब सिर्फ पैसा खर्चा करने की बात ऐसा लगता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ एनएबीएच ये पैसा खर्चा करने की नहीं, पैसा इन्वेस्ट करने की बात है। और वो हमें मेडिको लीगली हमेशा प्रोटेक्ट करती है, वो हमें स्टैंडर्ड सिखाती है, वो हमें क्वालिटी सिखाती है, वो हमें पेशेंट केयर सिखाती है। इसीलिए एनएबीएच जो कंडीशंस है वो सिर्फ ना कि पैसा खर्चा करने की बात, बल्कि क्वालिटी सिखाने की बात है, पेशेंट केयर की बात है। इसीलिए ओपीडी भी एनएबीएच होती है, नॉट नेसेसरी, सिर्फ उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आगे जाके ओपीडी बेस पे इंश्योरेंस आते हैं, आगे जाके 5 बेड का ऊपर इंश्योरेंस आते हैं, तो मैं हर एक को बोलता हूँ कि आप एनएबीएच कर लो। थोड़ा पैसा खर्चा होता है, क्वालिटी देना है तो पैसा खर्चा होगा ही, लेकिन आप स्टैंडर्ड सीखते हो, आप पेशेंट केयर सीखते हो, आप क्वालिटी केयर सीखते हो। इसीलिए जिसको पॉसिबल रहेगा वो एनएबीएच करवा के ले लो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, ना कि खर्चा है, एक्सपेंसेस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। उसमें प्राइवेट 1-to-1 कंसल्ट, क्योंकि आपका एनएबीएच का लोगो देख के भी आने वाले बहुत सारे लोग आजकल है, क्योंकि पहले जैसा जमाना नहीं रहा, वो स्टैंडर्ड्स देख के आते हैं। अभी आपके पास, आप उनके पास दो ऑप्शन है, बाजू बाजू में क्लिनिक है, तो वो आपको पहला गूगल रिव्यू देखेंगे, आपका स्टैंडर्ड्स देखेंगे, फिर आपके पास आएंगे, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, आपके पेशेंट रिव्यू देखेंगे, आपका स्टैंडर्ड्स देखेंगे, फिर आपके पास आएंगे। तो इसीलिए आपको दूसरे से 1 स्टेप अगर आगे जाना है तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में आपको आना पड़ेगा। पर्सनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करने पड़ेंगे, प्री पोस्ट थेरेपी इंस्ट्रक्शंस तैयार करने पड़ेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में आपको हमेशा सोचना होगा, बायोमेडिकल बेस से आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, व्हाट्सएप फॉलोअप सिस्टम्स आपके जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उससे आप फॉलोअप सिस्टम्स प्रॉपरली रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छी तरह से मैनेजमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसी के साथ आपकी फार्मेसी हो, स्टोर रूम्स हो, और जितना क्वालिटी वहां पे रख सकते हैं। बहुत बार मैं जाता हूँ, बहुत सारे लोगों के पंचकर्म रूम में ऐसे ही आधे आधे तेल पड़े हुए रहते हैं, ये बॉटल में आधा, ये बॉटल में आधा, उसके स्टिकर नहीं रहता है। और उसी कंडीशंस में बहुत सारे लोग पेशेंट्स को पंचकर्मा के लेते हैं। आप हमारे हॉस्पिटल्स में एक बार आओ, हमने प्रॉपरली ट्रे बनाया है। अगर XYZ पेशेंट्स का आज पंचकर्मा है तो उसका प्रॉपरली ट्रे बनेगा 8 दिन का, उसी का सब मटेरियल उसी में ही रहेगा। अपने को पता है अराउंड 60 to 65 ml उसको तेल लगता है स्नेहन के लिए। 480 या 500 ml आप तेल ले लो। आपको पता है 8 कैथेटर लगेंगे, 8 कैथेटर ले लो। एक सिरिंज लगेगा, एक सिरिंज ले लो। उसी के साथ स्वेदन भरड़ लगेगा, स्वेदन भरड़ ले लो। बस्ती निरोह का 3 पैकेट लगेगा, 3 पैकेट ले लो। अनुवासन के लिए आपको 5 दिन के लिए 60 ml से अगर आप देते हैं तो 300 ml तेल लगेगा, 300 ml तेल ले लो। कट्टी बस्ती करना है तो 250 ml तेल ले लो। तो जो भी आपको करना है वो प्रॉपरली एक बॉटल्स रखो, वो प्रॉपरली उसका एक छोटा सा डीमार्ट में भी मिल जाता है या ऑनलाइन भी मिल जाता है, छोटा सा वो कपट रहता है जिसमें आप ये सब रख सकते हैं प्रॉपरली स्टोर करके। और वहां पे प्रॉपरली पेशेंट लेने के पहले अगर आप अच्छी तरह से क्लीनिंग कराते हैं, एक क्लीनिंग का स्टाफ आप रखते हैं, तो पेशेंट जो है वो अच्छी तरह से, अच्छा एनवायरनमेंट, और उसी के ऊपर भी हमारा बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, हर एक पंचकर्मा के मेडिसिन को भी आता है। मुझे आपको बताने में खुशी है कि हमारे अराउंड अभी 15 से ऊपर बस्ती भरड़ और कल्क ये रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो वो भी थोड़ी ही दिन में आप सबके सामने वो आएंगे, ताकि क्वालिटी मेडिसिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें होती है। मेडिसिन में हमें शमन औषधि, पंचकर्मा के मेडिसिन ये भी आपको देने लेने हैं। क्लासिक मेडिसिन, प्रोपराइटरी मेडिसिन, अनुभूत योग, ये मेडिसिन के अलग अलग है। या डाइटरी लाइफस्टाइल काउंसलिंग है, पथ्य अपथ्य है, यवागु मंडप है, या ये भी आप पेशेंट्स को दे सकते हैं। योगा मेडिटेशन जो है इसमें भी आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। पैथोलॉजी जरूरत पड़े तो आपको पैथोलॉजी, अभी अपेंडिक्स जैसे पेशेंट्स है, अगर आप उनका सोनोग्राफी नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसकी साइज क्या हो गई है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, या इन्वेस्टिगेशन जरूरत के हिसाब से भी आपको करना चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या लगती है,
अभी जनरली यहाँ पे बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र में बॉम्बे नर्सिंग एक्ट है। हर जगह पे ये एक्ट अलग अलग है, हर स्टेट में ये एक्ट अलग अलग है। या फिर यूनिवर्सल एक क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उस हिसाब से आपका क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बहुत जगह पे ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 2010 में जब मैंने मेरा क्लिनिक शुरू किया तो पहले मैंने मेरा क्लिनिक का एलोपैथी के नॉर्म के हिसाब से ही क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन किया। वही 2018 में आयुर्वेद हॉस्पिटल का भी एलोपैथी नाम्स के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन वहां पे मैंने अंडरटेकिंग दिया कि यहाँ पे सिर्फ आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट होगी। तो ये पॉसिबल है क्योंकि महाराष्ट्र में स्पेशल आयुर्वेदा का हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन एक्ट अभी तक नहीं है। हमें बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के अंतर्गत ही आयुर्वेदा का हॉस्पिटल रजिस्टर करना पड़ता है। फिर उसके लिए आप प्रोप्राइटरी है या आपकी कंपनी है जो भी है, उस हिसाब से आपका पैन कार्ड लगेगा। आप आपका मेडिकल का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए जीएसटी लगेगा, बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन लगेगा। जीएसटी का एक अमाउंट है, कितना टर्नओवर है उसके ऊपर जीएसटी लगता है नहीं लगता है ये डिसाइड होता है। पोल्यूशन कंट्रोल बेड का एक हमारा एमपीसीबी का एक एनओसी लगता है। ड्रग लाइसेंस मैंने जैसे बोला या वो हमें नहीं लगता है। अगर आप वहां पे एलोपैथी मेडिसिन बेचने वाले रहेंगे तो वहां पे आपको ड्रग लाइसेंस भी लगेगा। बिल्डिंग कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये इम्पोर्टेंट है। फायर एनओसी इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ आपको वाटर टैक्स, आपका कमर्शियल टैक्स, ये भरने के बाद ही आपको हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन मिलता है। रिन्यूअल आपके पास यहाँ पे हॉस्पिटल करना है तो आपके पास नर्सिंग का भी उनका रिन्यूअल हुआ हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर का रिन्यूअल हुआ हुआ सर्टिफिकेट लगता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ ओपीडी आईपीडी रजिस्टर, प्रॉपर पेशेंट हिस्ट्री फाइल्स, कंसेंट फॉर्म पंचकर्मा को, आईपीडी ओपीडी उपकर्मा का, पीरियोडिक रिपोर्टिंग। आपने अभी ये जो बीच में केस सुनी होगी तो उसका रक्त मोक्षण के लेके, लेकिन उसमें प्रॉपर कंसेंट होगा, प्रॉपर पेशेंट्स को एक्सप्लेन होगा, तो ये आपको अच्छा जाता है। पीरियोडिक आपका हमारे यहाँ पे लोकल अथॉरिटी को पीरियोडिक रिपोर्टिंग होता है, वो भी आपको करना है। डिजिटल या मैनुअल सॉफ्टवेयर में इसका रिकॉर्ड आप अच्छी तरह से रख सकते हैं। पेशेंट फ्लो में रजिस्ट्रेशन करना है पहला, फिर केस पेपर भरना होता है। पहले मैं कंसल्टिंग फी पहले नहीं लेता था, लेकिन एक दो केस ऐसे हुए, पूरा मैंने उनको एक्सप्लेनेशन किया, 2 घंटा एक्सप्लेनेशन किया और वो बोले क्या कुछ आपने तो दवाई नहीं दिया, कुछ हमें अच्छी तरह से बताया नहीं, हम कंसल्टिंग नहीं देंगे। उसी दिन डिसाइड किया, पेशेंट अपने को बहुत सिखाता है, उसी दिन डिसाइड किया कि पेशेंट की कंसल्टिंग फी पहली लेनी है। मेरे यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कम लोग आते हैं। जिनको कंसल्टिंग करना है वो प्रॉपरली बाहर रिसेप्शन के कंसल्टिंग फी भरते हैं। उनको बताया जाता है कि आपको पहला कंसल्टिंग फी भरना है, उसके बाद आपका केस पेपर लिखा जाएगा, उसको 10-15 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, उनके पास जाने के बाद उनका वाइटल चेकअप होगा, इनिशियल असेसमेंट होगा, डॉक्टर कंसल्टेशन करके उसका डायग्नोसिस होगा, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे, वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसका जो भी खर्चा होता है, मतलब हमारे यहाँ पे मेडिसिन का जो भी खर्चा बिल होता है उसको वो पहले ही उसको समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि सर आपके मेडिसिन के इतने इतने चार्जेस हो रहे हैं। अगर आप पंचकर्मा करना चाहते हैं तो उसके इतने इतने चार्जेस रहेंगे, वो आपको भरना है और उसके बाद आपको मेडिसिन मिल जाएंगी। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। जब वो पैसे पैसे भरता है तो उसका मेडिसिन निकाला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको ये देते हैं थोड़ा सा कि मेडिसिन वो अगर अलाउड करता है कि नहीं सर मुझे ये अलाउड है, मैं इतना पैसे का मेडिसिन लेने के लिए तैयार है, तो फिर हम उसको बोलते हैं आप जब आपको मेडिसिन देंगे तब आप ये पैसे दे देना। तो इतना थोड़ा सा फेवर चलता है। लेकिन आपको ध्यान में आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पेशेंट पैसे नहीं देगा या बीच में जाके इसका असंतुलन हो जाएगा, मन में दुविधा अवस्था हो जाएगी, तो मैं पहले ही उसको बोलता हूँ ये पेशेंट के पैसे पहले ले लो। तो अपने को पता चलता है कौन पेशेंट्स दवा निकालने के बाद नहीं बोलने वाला है, तो ऐसे पेशेंट्स के पहले पैसे लिया जाता है और जो पेशेंट्स के कुछ पेशेंट्स के बाद में पैसे लिया जाता है। थेरेपी का हम कभी भी पेशेंट्स का बैलेंस नहीं रखते हैं, स्टार्ट में ही उससे पेमेंट लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट में एडवांस लेके दूसरे तीसरे दिन पे रिमेनिंग पेमेंट लेते हैं।
ताकि वो बाद में दिमाग का टेंशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो 8 दिन ब्लॉक होता है, थेरेपिस्ट ब्लॉक होता है, टाइम ब्लॉक होता है, रूम ब्लॉक होता है, और बीच में इसने छोड़ दिया तो फिर वो अच्छी तरह से नहीं होता। इसलिए फर्स्ट डे पे ही उसका 50% ले लो और उसको बोलो आपको सेकंड या थर्ड डे को आपको रिमेनिंग 50% भरना है। तो ये पहले से ही एक्सप्लेन रहेगा तो फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। फॉलो बुकिंग को उसको मैसेज जाता है। क्लिनिक रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से रखना है। ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, मेडिकेशन रिकॉर्ड, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंसेंट फॉर्म, ये रिकॉर्ड्स आपको अच्छी तरह से 3 साल तक कम से कम रखना होगा। डॉक्यूमेंट्स में फाइल, ब्राउचर, केस पेपर, पथ्य पेपर, उपकर्म पेपर, एक्सरसाइज पेपर, पंचकर्म पेपर विद कंसेंट, ये मिनिमम 7 टाइप के पेपर्स जो है वो जुड़ना चाहिए आपसे। फाइल जो है ये आपकी एक प्रॉपर फाइल्स होनी चाहिए जिससे आपका आयुर्वेदा, आपका एक प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से हो। इस तरह की फाइल्स किसको बनवानी है तो वो हमसे कांटेक्ट करवा सकते हैं, हम उसको कनेक्ट दे देंगे, उस वो अच्छी तरह से फाइल बनवा ले। अराउंड 16-17 रुपए को एक फाइल जाती है एवरेजली। आप कितना क्वांटिटी में लेते हैं उस हिसाब से थोड़ा पेमेंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक फाइल अगर आप देते हो तो एक स्टैंडर्ड पेशेंट्स के पास जाता है। इस तरह से फाइल में आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमने ये अलग अलग वीडियो बनाए हैं, बस्ती क्या होता है, नस्य क्या होता है, वमन विरेचन क्या होता है, रक्त मोक्षण क्या होता है। तो ये आप भी खुद वीडियो बना के भी इस तरीके से उसके क्यूआर कोड बना के आपके फाइल के ऊपर डाल सकते हैं। कौन सी ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है, पेशेंट को क्या इंफॉर्मेशन आपको देना है, ये इस तरीके से आप फाइल के ऊपर पेशेंट्स को बता सकते हैं। हर एक पेशेंट्स को हमारा एक ब्राउचर जाता है, उसमें स्पेशली पंचकर्मा क्या है, किस कौन से बीमारी के लिए करना है, और इस पे हम थोड़ा सा उसको टिक करके देते हैं। अभी बस्ती वमन है तो वमन को टिक करके देंगे तो वो आगे जाके वो पेशेंट्स भी अपने आप देख लेता है ये वमन क्या होता है, विरेचन क्या होता है, बस्ती क्या होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा अपने को और आसान जाता है। ये हमारा केस पेपर है जो हम पेशेंट से भर के लेते हैं। ये हमारा पथ्य पेपर है जो पेशेंट्स को घर पे दिया जाता है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये हमारा एक्सरसाइज पेपर है, अलग अलग बीमारी के लेके अलग अलग एक्सरसाइज पेपर है, कॉन्स्टिपेशन का है, नेक पेन का है, जॉइंट पेन का है, तो ये भी पेशेंट्स को दिया जाता है। ये हम पेशेंट्स को डेली भरने के लिए ये एक चार्ट देते हैं जिसमें वो कितने बजे उठा है, कितने बजे एक्सरसाइज किया, कितने बजे नाश्ता किया, क्या नाश्ता किया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया, नींद कितने बजे लिया, और उसको दिन में कुछ लक्षण हुए क्या। तो ऐसा पेपर अगर पेशेंट लाइफस्टाइल चार्ट टू मेंटेन बोलते हैं हम उसको, अगर ऐसा वो करता है तो अपने आप आपसे अपने से जुड़ जाता है। उसको भी ध्यान में आता है यार इडली खा ली इसलिए मेरा एसिडिटी बढ़ गई, और उस दिन मैंने रोटी सब्जी खाई थी मेरा दिन अच्छा गया था। तो उसको अपने आप ये जज होता है, मैं रात को लेट सोया इसलिए मुझे जलन हुई, जिस दिन मैं जल्दी सोया उस दिन मुझे अच्छा लगा। तो उसको अपने आप जज होना लगता है। हेतु विपरीत चिकित्सा जो है अपने आप उसको ये चार्ट से होती है, और हर 15 दिन के बाद अगर ये लिख के लाता है तो अपने को भी पता चलता है कि इसकी लाइफस्टाइल वो कितने अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ताकि उसको देखो लाइफस्टाइल्स के बिना कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी, जितना आप जल्दी इसको जान लो समझ लो उतना जल्दी ये ठीक हो जाएगी। उसी तरह पंचकर्मा का, हर एक पंचकर्मा का अलग पेपर दिया जाता है, उसका कौन सा तेल का बस्ती कब रहेगा, कैसा रहेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो पेमेंट दे सकता है नहीं दे सकता है, वो उतना टाइम दे सकता है नहीं दे, प्रॉपरली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। तो ये भी उसको जाना चाहिए। सिर्फ 1 मिनट, मैं इसका आवाज का थोड़ा सा इश्यू है क्यों, लेकिन ये वीडियो अच्छा है। मैं डॉक्टर प्राजक्ता से थोड़ा पूछ लेता हूँ किस तरीके से करना है। हॅलो. ते झूमला आवाज यायला काय करायला लागेल म्हटले? तिथं लेकिन ये भी सुन लो, आला वीडियो? फर्स्ट इंप्रेशन को बनाने का सेकंड मौका कभी नहीं मिलता। प्रथम प्रभाव डालने का दूसरा मौका नहीं मिलता, क्योंकि
क्योंकि कार्यक्रम पहले में ही तय हो जाता है। जिंदगी में पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। जब किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाओ, उस टाइम पूरा शोरूम आप हो, ब्रांड आप हो, सब कुछ आप हो। पहली छाप में मोहर लगा के आ, पहली छाप में जादू छोड़ के आ, क्योंकि प्रकृति दूसरा मौका नहीं देती पहले इंप्रेशन को जमाने का। ये हमेशा मैं बताता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब भी पेशेंट आपके पास आ जाए, उसको प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपरली उसका माहौल उसने अच्छी तरह से देखना चाहिए, तब भी जो आके आगे आपसे जुड़ जाता है। फर्स्ट टाइम पे ही आप अगर उसको प्रॉपरली टाइम नहीं देंगे, माहौल अच्छा नहीं रहेगा, क्लीनलीनेस अच्छा नहीं रहेगा, स्वच्छता के ऊपर बहुत ध्यान दो। जितना स्वच्छता के ऊपर आप ध्यान देंगे, उतना आप जुड़ जाएंगे। ये और एक हम में से हर कोई कभी ना कभी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, खुद का स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचता जरूर है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मैं आपको मेरा एक फेवरेट रूल बताता हूं, जिससे मुझे मदद मिली Phinology.in को ग्रो करने में, स्केल करने में। और ये एक ऐसा रूल है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। जब भी स्टार्टअप्स की बात होती है तो अच्छे आइडिया की बात होती है, अच्छे मेंटोर की बात होती है, फंडिंग की बात होती है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी रूल है। जरा सोचिए, जिस रेस्टोरेंट का हमको माहौल पसंद नहीं होता, जिस होटल का माहौल पसंद नहीं, हम वहां आधे घंटे 1 घंटे के लिए लंच या डिनर पे भी नहीं जाते कि वहां का खाना अच्छा नहीं है या माहौल अच्छा नहीं है। तो सोचिए, अगर आप कल को स्टार्टअप करते हैं, आपकी टीम होगी, तो वो जब 8-9 घंटे आपके ऑफिस काम करने आएंगे, तो 8-9 घंटे वो कैसे काम करेंगे अगर उनको माहौल अच्छा ना मिले। एज अ स्टार्टअप फाउंडर, आपका जॉब है अपनी टीम को बेस्ट पॉसिबल माहौल देना कि वो सुबह उठ के खुशी से काम पे आए, और फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर वो खुश रहेंगे तो वो मैजिक क्रिएट करेंगे। इसी तरह ये दोनों लिए इम्पोर्टेंट है, आपके स्टाफ के लिए भी है, और दूसरा जो है पेशेंट जो आएगा, अगर पंचकर्मा रूम का आपका माहौल ही अच्छा नहीं रहेगा, तो 1-1.5 घंटा वो कैसा ऐसा निकाल लेगा, लेकिन वो किसी को रिकमेंड नहीं करेगा, किसी को यहाँ पे भेजेगा नहीं। आप हमारे रिव्यू पढ़ो सब, आपको एक ही चीज देखेंगे कि क्लीनलीनेस अच्छा था, वो स्टाफ जो है वो बातें बहुत हमसे अच्छा करता था। क्योंकि रिजल्ट तो हर एक देते हैं, लेकिन ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये और एक वीडियो है। क्या आप जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट की या चीज की कीमत कैसे बढ़ती है? एक पानी की बोतल जो सड़क पे बिकती है, उसकी कीमत 20 रुपए होती है। वही किसी अच्छे होटल में जाओगे तो 60 रुपए की होती है। वही किसी अच्छे एयरपोर्ट पे चले गए हो तो 100 रुपए की बिकती है। पानी की बोतल सेम है, पानी सेम है, ब्रांड भी सेम है। जैसे ही जगह बदली, कीमत बदली। अपना माहौल बदलो, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। समझ में आया शेरवी की? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे मैं ओपीडी डाल दूं। मैं हम सबको बताता हूँ, अच्छा क्वालिटी अच्छी जगह पे आप ये ओपीडी डाल दो, अच्छा पॉश में ओपीडी डाल दो, और टाइम उसको प्रॉपरली दे दो। तो ये भी पॉसिबल, क्योंकि आप चेयर और टेबल डाल के बैठेंगे और बोलेंगे हमारे 500 रुपए कंसल्टिंग फी है, कोई नहीं देगा। लेकिन वही आप प्रॉपर एरिया में जाएंगे, प्रॉपर एम्बियंस में जाएंगे, और आप 500 रुपए कंसल्टिंग फी लेंगे, लोग खुशी खुशी दे देंगे। तो ये पॉसिबल्स है। ट्रीटमेंट रूम्स में पॉसिबल हो तो अटैच बाथरूम होना चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, नॉन स्लीपिंग फ्लोरिंग होना चाहिए, उसी के साथ साथ एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होना चाहिए। पॉसिबल्स हो तो मेल्स और फीमेल के सेपरेट रूम होने चाहिए। पंचकर्मा यूनिट्स में अभ्यंग, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्तमोक्षण, इसके लिए जो भी चीजें लगती है वो सब आपके पास होनी चाहिए। ये पंचकर्मा रूम है हमारी। तेल में धन्वंतर, सहचरादि, महानारायण, घृत में, चूर्ण में, अवलेह में, ये सब आपके पास होनी चाहिए। पंचकर्मा के इक्विपमेंट्स के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जितना इक्विपमेंट्स आपके पास ज्यादा, या हमने पंचकर्मा का टेबल्स डेवलप किया है, मल्टीपर्पज है, कम ज्यादा जगह में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हम इसके ऊपर कर सकते हैं। उसी के साथ ये द्रोणी भी आप ले सकते हैं। ये सीटिंग अगर जगह ज्यादा है आपके पास तो स्वेदन पेटी सीटिंग का ले सकते हैं। ये स्वेदन पेट पोर्टली हमने डेवलप की है, क्योंकि 1-2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, ऐसा ही भरड़ पानी में डाल दी, वो गैस के ऊपर आ गई, वो कुकर में आ गई, ब्लॉक हो गया, और उसके वजह से स्फोट होके एक पेशेंट की तो क्रेनेटोमी करना पड़ा था। इसीलिए ये स्वेदन पोटली उसमें डाल दो, वो किसी को ब्लॉक नहीं करेगी, और आपको जो डिजायर स्वेदनीय द्रव्य है वो इसमें हमने डाले हुए हैं। ये इस तरीके के इलेक्ट्रिक स्टीमर है, ये 3 in 1 है।
आप इलेक्ट्रिक के ऊपर भी लगा सकते हैं, गैस के ऊपर भी रख सकते हैं और इंडक्शन के ऊपर भी रख सकते हैं। नाड़ी स्वेदन यंत्र, इसके वजह से ड्रॉपलेट की वजह से पेशेंट को बर्न नहीं होता है। जो गर्म पानी है वो नीचे बैठता है और कंडेंस होके जो स्टीम है ऊपर से चली जाती है। वमन पिट है, वेजरिंग जार है, निरोह बस्ती पॉट है, कैथेटर है, गोकर्ण है, शिरोधारा यंत्र है। एकदम कॉम्पेटेबल शिरोधारा यंत्र हमने बनाया हुआ है। इसका जो है आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सिंपली आपके एग्जामिनेशन टेबल को भी ये लगा सकते हैं, इतना सिंपल है ये और इजी टू हैंडल है। शिरोधारा स्टैंड, शिरोधारा अलग अलग पात्र, विद्ध कर्म यंत्र। अभी जो डायबिटीज के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, किसी को भी बर्न नहीं चाहिए। पहले जो लोग थे उनका कैपेसिटी कंपैरेटिवली अच्छा था, इसलिए वो बर्न सह के वेदना को निवारण करना ये इनमें पॉसिबल होता था। लेकिन ये अभी लोगों को मतलब आपकी ट्रीटमेंट मत दो लेकिन ऐसा कुछ मत करो, ऐसे लोग अभी बोलना शुरू हो गए हैं। इसीलिए मेरे गुरुवर्य वैद्य उदय कुलकर्णी सर है, उन्होंने एक विद्याग्नि मशीन डेवलप किया है। ये भी यूज कर सकते हैं, इससे काफी तुरंत पेशेंट को रिजल्ट्स मिलता है और बर्न भी नहीं होता है और विद्ध और अग्निकर्म दोनों एक साथ होते हैं। लीच लगा सकते हैं। कपिंग जो है, अपने जो आयुर्वेदा में रक्त मोक्षण के अलग अलग टाइप बताए हुए, तो वेट कपिंग है, ड्राई कपिंग है, इसमें भी काफी चीजें कर सकते हैं। स्थानिक बस्ती मोल्ड है, हृदय बस्ती है, कटी बस्ती है, मन्या बस्ती है, मेरुदंड बस्ती है, नेत्र तर्पण गॉगल है, नेत्र बस्ती का मोल्ड है, स्माइन बाथ टब है, हिप बाथ टब है, शलाका है। अग्निकर्म शलाके के एक सेट ही है अभी निर्विकार आयुर्वेद फार्मेसी में अवेलेबल है। इस तरीके का अलग अलग अग्निकर्म, आप वॉर्ट है या चर्मकील है या फिर कौन है, इनके लिए ये यूज कर सकते हैं। पादाभ्यंग एक अच्छा इनोवेशन है कि जो हम पेशेंट्स को पंचकर्मा के पहले और बाद में, पहले या बाद में पेशेंट कंडीशन के हिसाब से ये पादाभ्यंग कराते हैं। जनरली पहले ही कराते हैं लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ब्यूटी के लिए या स्किन के लिए या फिर पाद के लिए ऐसे 3 अटैचमेंट वाला एक छोटा इलेक्ट्रिक पादाभ्यंग भी आता है। क्योंकि देखो इसके ऊपर लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आजकल वो स्पा वाले, और हम आयुर्वेदा वाले इसको यूज ही नहीं करते। जो भी अभ्यंग आचार्य नित्यम बताया हुआ है, पाद श्रवण शिर विशेषण शीलेद बोला हुआ है, विशेषता इनको करने को बोला है। ये वुडन पादाभ्यंग भी है। ये हेड मसाजर भी पेशेंट्स को अपने पास एडमिट होता है तो हेड मसाजर, लेग मसाजर, फुट मसाजर्स, आई मसाजर्स, इस तरह के प्रॉपरली डिस्पोजेबल यूज करना चाहिए। मसाज एप्रन यूज करना चाहिए। लोकल पिचू जैसी ट्रीटमेंट्स है, लेप थेरेपी है, ये सब आपको ज्यादा से ज्यादा आपको करते आना चाहिए। इसी तरह आपको ओपीडी का सेटअप विथ ऑल इक्विपमेंट्स, आप जितना इक्विपमेंट्स आपके पास ज्यादा रहेंगे उतने प्रोसेस आप कर पाएंगे, और जितना प्रोसेस आप कर पाएंगे उतने रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे, उतना पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। ये मेडिकल सेटअप है। इसके लिए मैंने जैसे बताया कि आपको एफडीए का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उद्यम आधार या फिर शॉप एक्ट बन सकता है। आपके सेल के ऊपर जीएसटी, नॉन जीएसटी ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन जीएसटी का करते हैं तो थोड़ा सा कुछ लोगों को जो जीएसटी के बिल रियम्बर्स होते हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए मैंने जैसे बताया शॉप एक्ट, उद्यम आधार, करंट अकाउंट और उसको मॉनिटर के लिए सॉफ्टवेयर, ऐसा एक मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है। 2 तरीके प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं, एक ओटीसी ओवर द काउंटर जाने वाले और सेल प्रोडक्ट्स। ओटीसी में औषधि निर्माण, सॉरी, मेडिसिन जो है, बालाजी तांबे के जो मेडिसिन है या पतंजलि है, श्री श्री रविशंकर है, वैद्यनाथ है, ग्रीन फार्मेसी, दूध पापेश्वर। आज अगर आप कोई भी अखबार खोल लो या कोई भी टीवी न्यूज चैनल देखो, हर जगह पे आयुर्वेद प्रोडक्ट्स की ही एडवर्टाइज चलती रहती है। तो ऐसी कंडीशंस में आप भी वो प्रोडक्ट आपके मेडिकल में रखते हैं तो लोगों को कहाँ से तो कहाँ लेना ही है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट लेने आते हैं और कंसल्टिंग करके पंचकर्मा करके चले जाते हैं, क्योंकि वो आपका वहां पे आया हुआ माहौल देखते हैं। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ही ज्यादा हो सके तो प्रैक्टिस शुरू करो। थोड़ा खर्चा होगा, 100% होगा एज कंपेयर टू
थोड़ा इनकन्वीनियंस भी होगा, 100% होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सबसे बेस्ट है, ये मैं सबको बताता हूँ। कोटेकल, सीएनएस, एवियन, ये सब के अलग अलग कंपनियां हैं। बुटी वटी, कॉथ, आसो अरिस्टा, घी, लेप, क्रीम, डेली रूटीन प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल देखकर भी हम गुटी वटी बनवा सकते हैं, लेकिन अभी बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है अभी। लेकिन क्लासिकल अगर आपको मेडिकल में रखना है तो वैद्यनाथ के रखो, प्रोप्राइटरी एज पर रिक्वायरमेंट रखो। अवलिया में च्यवनप्राश, कंटकारी, दाड़िमा अवलिया, कुटज अवलिया, ये मैं जो दवा बोलता हूँ वो रूटीनली आप अगर मेडिकल में ये सेल नहीं होते तो आपके पेशेंट्स को भी ये यूज कर सकते हैं। ऐसा एक मध्यम मार्ग रख के आप ये मेडिकल्स चला सकते हैं। च्यवनप्राश खुद बना सकते हैं। एकेरी चूर्ण जो है ये भी आप बना सकते हैं, या फॉर्मुलेशन है अविपत्तिकर, हिंगवाष्टक, बृहद हरिद्राखंड, त्रिफला, ये भी आप वहां पे रख सकते हैं। ये अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाने की वीडियो है, अभी टाइम की वजह से मैं ये आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आसेवारिष्ट में सांडू है, झंडू है, वैद्यनाथ है, दूध पापेश्वर है, ये आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। फॉर मेडिकल की बात चल रही है, मैं क्लिनिक की बात नहीं कर रहा हूँ। घृत में ये दाढ़ी मादी फल, पंचतिक्ता घृत, ये भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको भी यूज होते हैं। सहचर, शतावरी, अश्वगंधा, चंदन बाला, लाक्षादी, ये खुद के बनाए हुए भी प्रोडक्ट्स आप मेडिकल में रख सकते हैं। सिर्फ अपने को सेल अलाउड नहीं है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आप अगर सेल के अंडर देते हैं, आप खुद के बनाए हुए, तो आपको जीएसटी का बिल उनको नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो जो है लीगली अलाउड नहीं है। इलीगली आप थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभाल के करना होता है, क्योंकि आयुर्वेद थोड़ा सा ऑलरेडी ग्रे जोन में है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ। महाकाल महा काढ़ा में जो है, क्योंकि ये सब अगर कंपनी के प्रोडक्ट रहेंगे तो आपको सेल करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉपर सेल का बिल आप अगर आप दे सकते हैं। आपका टर्नओवर ज्यादा है तो जीएसटी का भी बिल आप दे सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक जीएसटी निकाल के ही रखो। ये सब प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करो, और ये सब प्रोडक्ट जीएसटी का बिल दे दो। लोगों को वो बिल मिलता है, रियम्बर्स होता है, इसीलिए ये बिल दे दो। ये अलग अलग कल्प आप खुद बना सकते हैं आपके पेशेंट्स के लिए। ये अलग अलग वीडियो है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम की वजह से पित्त शामक कल्प है, एक वीडियो दिखाई देता हूँ। दूर्वा से बना हुआ पित्त शामक कल्प है। इधर ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे कल्प बनते हैं। निर्गुंडिका कल्प है। लेप जो है दुग्ध भाव, धारासना, बजरंग, वर्ण्य, शूल, शोतग्न, सर्दिका, दशांग, वांग लेप। क्रीम जो है शतदौत, एलोवेरा जेल, पाददारी मलम, ज्येष्ठमध क्रीम, सर्जेरस, मलहर क्रीम, यहाँ पे शतदौत और वगैरह ये यहाँ पे ही बनता है हमारे यहाँ पे। डेली रूटीन में लगने वाला दंत मंजन, अंजन, नश्य, कर्णपुरन, गार्गल पाउडर, उद्वर्तन, पाददारी क्रीम, सर्जरस, मलहर, ये सब जो है डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स भी आपके पास होने चाहिए। स्पेशल बेबी केयर, मदर केयर, दिवाली, प्रेगनेंसी केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, इसकी भी काफी बड़ी रेंज हमने डेवलप की है। सेल्फ प्रोडक्ट्स है च्यवनप्राश, हेयर केयर, लेप, ऑयल, घी, चूर्ण, कल्पा, स्पेशल प्रोडक्ट्स ये भी डेवलप किए हैं। इसमें से ये शैम्पू, एंटी डेंड्रफ ऑयल, एंटी एक्ने पिंपल फेस वॉश, त्रिफला डीप क्लींजिंग सोप, ये सब प्रोडक्ट्स अभी निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल से आप सबको भी बहुत सारे हमारे वैद्य है आज ये सब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। उसका मतलब एंटी टैन किट है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, क्लींजिंग मिल्क है, स्किन टोनर है, स्टीम पाउडर है, एंटी फंगल है, उसमें मेलाज्मा का प्रॉपर किट आता है, हेयर सीरम आता है। तो ये सब प्रोडक्ट्स, शैम्पू है, बॉडी वॉश है, फेस वॉश है, मेलाज्मा ऑयल है, क्लींजिंग मिल्क है, सनस्क्रीन लोशंस है, स्किन टोनर है, शिकेकाई का शैम्पू है, ये सब प्रोडक्ट्स अभी निर्विकार आयुर्वेद में है।
इसीलिए ये डेली दिनचर्या का किट है, कवल है, दंत धावन है, अंजन नश्य कर्णपुरन है, उबटन है, काश्यस्थाली है, टंग क्लीनर है, इसका वुडन का कोम्ब है, वुडन का ब्रश है, शतधौत घृत है, और धूपन के लिए द्रव्य है। ऐसे प्रोडक्ट्स भी निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। हमने एक 50 आयुर्वेद वैद्य बन के एक लाकड़ी खाना शुरू किया है, जो हमारे पेशेंट्स के लिए या मेडिकल में ये रखा गया है। ये FSSAI लाइसेंस होने की वजह से इसका कोई प्रॉब्लम्स नहीं, इसका प्रॉपरली सेल आप कर सकते हैं। उसी तरह से ये निर्विकार बाल एक मैडम की कंसेप्ट है अलग सी श्री रोगा में। ऑर्थोपेडिक बेल्ट्स भी हमारे यहाँ पे होते हैं, अलग अलग दवा होती है। मेडिकल्स के लिए जो चीजें चाहिए वो आप देख रहे होंगे कि संतुलन का एक हमारा स्पेशल कोना है, जिसमें ये संतुलन के सब प्रोडक्ट्स है। ये सांडू के आसवारिष्ट है, ये वैद्यनाथ के टैबलेट है, हमारे बेबी केयर किट है जो प्रिकली हीट पाउडर है, बेबी मसाज ऑयल है, बेबी डायपर रैश क्रीम है। तो ये सब उसी के रिलेटेड एक प्रोडक्ट्स है। स्ट्रेच मार्क ऑयल है, योनी पिच ऑयल है, पोस्ट डिलीवरी मसाज ऑयल है, प्रेगनेंसी मसाज ऑयल है, ये भी एक प्रोडक्ट रेंज है। दिवाली में हमारी बल्क ऑर्डरिंग निकलती है, तो ऐसा भी आप आपके प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। दिवाली के लोग कैसे कैसे गिफ्ट तो देते हैं, एक जुड़ने का और एक तरीका आप लोगों से ये भी कर सकते हैं कि एक उबटन है, तेल है, या हमारा अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये सब स्टिकरिंग होता है। ये सब स्टूडेंट्स है या स्टाफ है मेरा, वो अच्छी तरह से ये प्रॉपरली दिवाली के टाइम पे प्रॉपर इसका डिजाइनिंग करके प्रॉपरली लोगों तक अगर आप पहुंचाते हो तो आपको लोगों के तक पहुंचाने का एक मार्ग भी मिल जाता है। और आप उसमें, हम तो गोमय दीवा देते हैं, उबटन देते हैं, तेल भी देते हैं, छोटा सोप और अत्तर, ऐसे एक अभ्यंग किट हमारा बनता है। और ये हम दिवाली में लोगों को कुछ लोगों को एज ए गिफ्ट और कुछ लोगों को एज ए सेल, ऐसा दोनों कंडीशंस में ये हम देते हैं। हमें दवा के बारे में पढ़ने के लिए भैषज रत्नावली है, शारंगधर संहिता है, आयुर्वेद सार संग्रह है, आयुर्वेद गुणधर्म शास्त्री है। ये अगर दवा हम यहाँ से पढ़ लेते हैं तो हमें प्रैक्टिस में काफी अच्छा फायदा हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ ड्रग एंड कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन से मैन्युफैक्चरर का कौन सी चीज अच्छी रहेगी। तो इसीलिए उसका सर्टिफिकेशन, उसकी क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरिंग टीम, रेपुटेशन, फीडबैक, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स, ये भी हमें देखना होता है। जनरली निर्विकार की एक रेंज है प्रोडक्ट की, उसी के साथ इसके चूरन है निर्विकार के, उसके सब फॉर्मूले है, कर्पूरादि, त्रिफला, मांसपाचक, एलादि, आम काढ़ा, सीतोफलादि, तालिस आदि, ये निर्विकार के कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम खुद बनाते हैं। अराउंड 104 फॉर्मुलेशंस है जो हम खुद बनाते हैं। टैबलेट्स में भी अराउंड 120 प्लस टैबलेट, 150 प्लस टैबलेट्स है जो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके लेते हैं। उसके बाद लिक्विड्स है, आसवारिष्ट जो है वो भरद्वाज कंपनी के आसवारिष्ट यूज करते हैं। घृत हम खुद बनाते हैं, तेल हम खुद बनाते हैं। और उसी के साथ कुछ ब्रांड्स है, जैसे यहाँ पे ऋषि आयुर्वेद करके है, उसके कुछ ड्रग अच्छे हैं। उसी के बाद केरला आयुर्वेद के सर्विजेस्ट, जीटी कैप्सूल, आई क्लियर 10D, लंबा जेस्ट, ये भी कुछ द्रव्य है जो अच्छा कार्य करते हैं। AVS के ब्राह्म रसायन, महास्नेह, फलग्रुत, लोहासव, ये भी कुछ प्रोडक्ट्स है जो अच्छा काम करते हैं। एवियन आयुर्वेदा के सर्विलॉन, बर्केलविन, डायूरेन डीएस, अर्थोवेन, झरपर, जियोटन प्लस, प्रोस्टिलॉन, मनोमित्रम, ये द्रव्य कुछ मैं यूज करता हूँ। नागार्जुना हर्बल की केरला की डायरिड और साइटिलॉन, ये 2 टैबलेट्स मैं यूज करता हूँ। धूत पापेश्वर के भस्म जो है या रसकल्प जो है, एक तो धूत पापेश्वर के या डिवाइन आयुर्वेदा के यूज किया जाता है। चैतन्य फार्मा के घनवटी जो है, गुडमार घन है, यूरेस्टिन है, इम्प्रोलियो है, ये चैतन्य फार्मा का यूज होता है। बाकीवाड़ी शाला जो है सोलापुर की, उसके कुछ ग्रंथोक्त प्रिपरेशन यूज करते हैं। आयुर्वेद रसशाला पुणे की पंचामृत, परपटी, रसगंधा या कुछ ग्रंथोक्त प्रिपरेशन भी उनका यूज करते हैं।
अष्टांग हर्बल का मधुरांतक अश्वगंधा अवलेह ये यूज होता है। वैद्य फार्मेसी का प्रसारणी तेल तिरुत्तलेह गंधर्वास्त्र तेल ये यूज होता है। फाइटोफार्मा का अर्नोपेन पाल्सिनीरॉन ये यूज होता है। जेआरके फार्मा का सोरोलिन बी ऑइंटमेंट 777 ऑयल। एमिल फार्मा का निरी के एफटी। ग्रीन रेमेडीज का ग्रैब टैबलेट। वैद्यनाथ का इच्छा भेदी अर्श कुठार पुष्यानुक चूर्ण सिद्ध मकर ध्वज। तो ऐसे अलग अलग कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं और खुद कुछ के कुछ प्रोडक्ट्स है। प्रमोशंस हमेशा करते रहना चाहिए। प्रमोशन का एक लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे है, पुश योर लिमिट्स, रेस आफ्टर एवरी फॉल, राइज आफ्टर एवरी फॉल, ओन योर जर्नी, मेक लर्निंग योर मिशंस, ओवरकम एवरी ऑब्स्टेकल्स, ट्रस्ट इन योर एफर्ट्स, इंस्पायर योर सेल्फ डेली, ऑप्टिमाइज एवरी मोमेंट्स एंड नेवर गिव अप। तो पुश रेगुलरली ऑनवर्ड्स, मेक अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर एंड ओवरकम निगेटिविटी। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद में आपके किसी कोई आपको आयुर्वेदा में डिस्टर्ब कर सके। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप आयुर्वेदा में सेटअप के बारे में, मेडिसिन के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में हमेशा सोचते रहो। मैंने आपको दिखाया कि एक सिंपल सा वैद्य 180 स्क्वायर फीट में भी या 20,000 स्क्वायर फीट में भी काम कर सकता है। इसके लिए कोई सेकंड जनरेशन ही होना चाहिए, माँ बाप के पास बहुत पैसा ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको आज दिखाया वो सब सिंपल लोग हैं, जिनके माँ बाप किसी का टीचर है, किसी का फार्मर है। मेरा तो मिलिट्री रिटायर्ड पापा थे। तो ऐसे सिंपल सिंपल लोग हैं जिनकी एवरेज फैमिली है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन उन्होंने आयुर्वेद में कुछ तो जाके किया है। 180 स्क्वायर फीट से लेके 20,000 तक स्क्वायर फीट तक काम करने वाले ये सब लोग जो है वो कोई बड़े नहीं हैं, उनके पीछे किसी बड़े इन्वेस्टर का हाथ नहीं है। लेकिन ये सब लोग दिल जान से आयुर्वेद को चाहते हैं, दिल जान को आयुर्वेद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो आपको भी ये संभव है, सिंपल है। जहां जहां पे आपको हेल्प लगेगी, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आयुर्वेदा के लिए आपको हमारा जो टाइम अराउंड 15 साल हमारे जो इन्वेस्ट हुए हैं वो आपके 15 महीने में ही आपको ये सब मिले। आपके लिए उतने साल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हर एक चीज को हमने अवेलेबल किया है। सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आपको क्लिनिक का डिजाइन चाहिए, डिजाइन अवेलेबल है। एनएबीएच का आपको मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शन अवेलेबल। थेरेपिस्ट के लिए कोर्स चाहिए, कोर्स है। डॉक्टर्स के लिए कोर्स चाहिए, कोर्स है। रिसर्च के लिए आपको हेल्प चाहिए, रिसर्च है। एवरीथिंग एवरीथिंग के बारे में हमने अब 360 डिग्री का आपका गूगल माय बिजनेस के ऊपर आपका 360 डिग्री का जो ऑथराइज लोग रहते हैं उन्हीं को ये अलाउड होता है। उनका भी कनेक्ट हम यहाँ पे दे रहे, फाइल का कनेक्ट दे रहे, आपके लिए ब्राउजर का कनेक्ट दे रहे। आपको जो चाहिए वो आप इसकी सर्विस अवेल कर सकते हैं, जिसका एक ही उद्देश्य है कि आपके प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़नी चाहिए, ना कि ये सबके लिए एनर्जी खर्चा करने की। मतलब आपको कैथेटर चाहिए, यहाँ से कैथेटर दिल्ली में चले जाते हैं। तो हमारी निर्विकार आयुर्वेद फार्मेसी ये सब आपको जो भी चाहिए, बेडशीट चाहिए, बेडशीट भी यहाँ से कुरियर होते हैं। एवरीथिंग यू वांट आयुर्वेदा से ए से लेके जेड तक हम ये सर्विस अवेलेबल किया है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को सिर्फ पेशेंट कनेक्टिविटी सर्विस और रिजल्ट इसके बारे में सोचने के लिए दिमाग उसका सिर्फ उतना ही सोचना चाहिए, न कि उसको ये सब सोचते सोचते फिर प्रैक्टिस कब करेगा वो। इसीलिए थोड़ा सा आसान हो, सबको आसान हो, इसीलिए कंटिन्यूअसली ये कार्य चल रहा है। आपको भी ये कार्य आप कर सकते हैं, जितना हो सके उतना आयुर्वेद को आगे लेके जाना है। फर्स्ट स्ट्रीम आयुर्वेद को लाना है, ये हम सबका उद्देश्य है। और उसमें आप सब लोग जो है कि इसमें जुड़ जा सकते हैं। क्लिनिक ओपन करते हो और उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो लोकल अथॉरिटी से करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। कई कई जगह पे यहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म को अगर आपको चलना है तो आप खुद होके एलोपैथी वाले जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं
वैसा आप करो। रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, कल भी आ जाएगा। एनएबीएच के लिए कंडीशंस कुछ नहीं है, आपके पास जो भी सेटअप है वो सेटअप का एनएबीएच होता है, इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, पंचकर्मा यूनिट्स, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। HbA1c मशीन का कॉस्ट में आपको अराउंड 70,000 समथिंग है। मैं आपको डिटेल्स उसका, जिसको चाहिए मुझे पर्सनली कॉल करे, मैं उनको डिटेल्स दे देता हूँ। ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं है अगर हम खुद का डिस्पेंसिंग करते हैं तो। मेडिकल करते हैं तो उसके लिए भी आपको ड्रग FDA का लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन बेचना चाहते हो तो आपको ड्रग लाइसेंस की जरूरत है, और आपका प्रोडक्ट आप दूसरे के मेडिकल में जाके बेचना चाहते हो तो आपका प्रोडक्ट रजिस्टर होना चाहिए। मतलब आपने एक केशर तेल बनाया और आप दूसरे के मेडिकल में रख रहे हैं जहां पे FDA का अप्रूव्ड है, तो वहां पे ये नहीं रख सकते क्योंकि ये अलाउड नहीं है। आप जो भी मेडिसिन है वो सिर्फ डिस्पेंसिंग के लिए आपको अलाउड है। दुर्वा का कोई भी ले सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन नहीं समझा। दुर्वा का ऊपर का पत्ता ही लेना है, नीचे का नहीं लेना है। निर्विकार को हेड्स ऑफ योर डेडिकेटेड वर्क टुवर्ड्स आयुर्वेदा, थैंक यू। FSSAI लाइसेंस के लिए आपका मतलब जो भी कंपनी या जो भी करेंगे या इंडिविजुअल लेवल पे भी निकलता है, इसके लिए कोई बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका कहाँ से ये क्या प्रोडक्ट करने वाले हैं, कहाँ से कैसे करने वाले हैं, उसी हिसाब से आपके लोकल जहाँ पे रहते हैं वहां पे हर एक का FSSAI का लाइसेंस अलग होता है। मेडिसिन और इसके लिए एक नंबर मैं आपको भेज देता हूँ, या मेरा नंबर भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था। ये हमारा फार्मेसी का नंबर है, यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चंस रहेंगे तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जितना हो सके उतना आंसर देने की कोशिश करूंगा। किस SI के बारे में बताया मैंने। 28,000 उसका, 35,000 कॉस्ट है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए 28,000 उसका कॉस्ट है। तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं। हाउस फार्मा में जो भी आप पर्सनल मेडिसिन बनाते हैं उसको हाउस फार्मा बोल सकते हैं। पेमेंट का स्टाफ मिनिमल जो है 10,000 के ऊपर ही पेमेंट का स्टाफ का पेमेंट रखो, क्योंकि मिनिमल एवरेज जो स्टाफ का पेमेंट है वो 14-15 हजार रहना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन मिनिमम 10,000 से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन 10,000 के नीचे किसी स्टाफ का पेमेंट मत रखना। और आप उसमें थोड़ा सा इंसेंटिव क्राइटेरिया करते हैं कुछ, तो स्टाफ आपसे जुड़ जाता है। हमारे यहाँ पे इंसेंटिव होता है और पेमेंट होता है, इसलिए लोग हमसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, स्टाफ टिकने में फायदा होता है। डॉक्टर होते हुए एलोपैथी फार्मेसी नहीं चला सकता, उसके लिए फार्मासिस्ट ही होना जरूरी है। लेकिन वो खुद खोल सकता है और एक आधा फार्मासिस्ट उस पर जॉब पे रखे, उसके ऊपर ये फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आयुष हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अभी महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के अंदर ही आपको आयुष हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके लिए स्पेशली बायोमेडिकल वेस्ट, MPCB, प्रॉपर्टी टैक्स, आपका बिल्डिंग क्लियरेंस, ये सब लगता है। को हाउस फार्मा मेडिसिन प्रिपेयर करने को लीगली अलाउड नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। डिस्पेंसिंग के लिए अलाउड है, वो सिर्फ आप आपके पेशेंट्स को यूज कर सकते हैं, बाहर बेच नहीं सकते हैं। उसके लिए फिर आपको रजिस्टर्ड फार्मा से ही बनवा के लेना पड़ता है। आपके खुद के क्लिनिक के लिए बनवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है।
पंचकर्मा थेरेपिस्ट की सैलरी कम से कम 12,000 प्लस इंसेंटिव ऐसा होनी चाहिए, ताकि ये लॉन्ग टर्म चल सकते। और पर पेशेंट आप 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक भी दे सकते हैं, एज पर योर एरिया। मिनिमम 12,000 सैलरी और 50, 80 या 100 रुपए पर पेशेंट ऐसा दे सकते हैं। एमबीबीएस अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं है, आप लिख के देना है। ये प्योरली आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे कोई भी एलोपैथी की ट्रीटमेंट्स नहीं होगी, प्योरली आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट्स होगी। और जो भी इमरजेंसी के लिए ड्रग चाहिए वो मेरे पास है और मुझे उसका ट्रेनिंग दिया गया है, इसलिए इमरजेंसी आई कैन हैंडल। आई नेवर एडमिट द पेशेंट्स फॉर द एलोपैथी ट्रीटमेंट्स। ऐसा अंडरटेकिंग मैंने दिया हुआ है और उसके ऊपर मैंने किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर का अंडरटेकिंग नहीं दिया हुआ है फॉर माई रजिस्ट्रेशन पर्पज। 6 days का हमारा एक नैकैप करके कोर्स है, निर्विकार एडवांस कोर्स इन आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा। जल्दी ही वो अनाउंस होगा, जब होगा तो आपको बताया जाएगा। स्मॉल क्लिनिक में आयुर्वेदा दवा की कोई बाउंडेशन है क्या, अमाउंट की और डॉक्यूमेंट की? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, उसका कोई बाउंडेशन नहीं। दुर्वा का कोई स्पेशल टाइप लेना है या कोई भी ले सकते नहीं, दुर्वा यहाँ पे एक ही टाइप की आती है, दूसरा बाकी गवत होता है। भी हॉस्पिटल में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कल्याणी मैडम आपको ऑलवेज वेलकम है, अभी आप आके और जो हमने एक्सप्लोर किया है वो भी देख सकते हैं। पंचकर्मा मास्टर कोर्स अभी लास्ट फेज में है, लास्ट के 4-5 लेक्चर रहे हैं, इसीलिए अभी जो नया अनाउंस होगा तब आप नया कोर्स के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। अभी श्री वेदा का कोर्स चालू होगा 28 तारीख को। थैंक यू ऑल, सबसे मिलके अच्छा लगा। तो सबको रिक्वेस्ट है, आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करो, शुरू करो, जोरों शोर से शुरू करो। और कोई भी हेल्प आपको लगती है तो हमारे ग्रुप्स है, हमारे पर्सनल नंबर्स है, सबको इसके ऊपर आप बता सकते हैं और उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद।